गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाइनल एएफएम में रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का रिवीजन। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसका जो एग्जाम में वेटेज है वो एनीवेयर बिटवीन 4 to 8 मार्क्स का है और ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है। इस चैप्टर में छोटी सी थ्योरी है और एक ही तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये दो चीजें हमने कर ली कि हमारे 4 से 8 नंबर पक्के। आइए मैं आपको समझाता हूं कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। मैं आपको दोस्तों एक सिचुएशन के अंदर लेकर चलता हूं ये समझाने के लिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस है और मान लीजिए कि ऑफिस है गोल्डमैन सैच्स का, है ना। अब इस पर्टिकुलर ऑफिस में यहां पर ये रहे बॉस और बॉस ने क्या किया, 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपए उन्होंने एक एम्प्लॉय को हैंड ओवर करे और ये कहा कि ये रखो तुम 100 करोड़ रुपए और इस 100 करोड़ रुपए से तुम मुझे यहां पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर ट्रेडिंग करके बताओ, यानी कि शेयर्स के प्राइस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तुम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लगाओ और मुझे इस 100 करोड़ रुपए से पैसा कमाकर बताओ। ये जो एम्प्लॉय था दोस्तों, ये बहुत कॉन्फिडेंट था। इसने बोला ओके बॉस, मैं इस 100 करोड़ रुपीस से आपको रिटर्न कमा कर दूंगा, निश्चिंत हो जाइए। बॉस ने कहा अच्छा निश्चिंत हो जाऊं, एम्प्लॉय ने कहा हाँ निश्चिंत हो जाइए। बॉस ने कहा एक काम करो, प्रॉफिट हो या नहीं हो, लॉस तो नहीं होगा ना। एम्प्लॉय ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कोई लॉस नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द बॉस के कान में पड़े, बॉस ने बोला ठीक है, ये रहा स्टैम्प पेपर और इस स्टैम्प पेपर पर तुम मुझे लिख कर दे दो और अपनी सिग्नेचर कर दो कि हाँ ये 100 करोड़ रुपीस मैं लेता हूं और मैं यहां पर आपको वचन देता हूं कि ये 100 करोड़ रुपीस पर 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। जैसे ही बॉस ने ये एग्रीमेंट, ये स्टैम्प पेपर आगे बढ़ाया, ये जो एम्प्लॉय है दोस्तों, ये 2 फीट पीछे खिसक गया कि नहीं बॉस, 100 करोड़ रुपीस जब मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा तो लॉस तो हो सकता है। तो बॉस ने कहा देखो, मैं भी समझता हूं कि जब शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाएगा तो लॉस तो हो सकता है, पर सवाल यह है कि आखिर कितना लॉस हो सकता है। तो इस एम्प्लॉई ने बोला मेरे हिसाब से अगर हम 100 करोड़ रुपीस शेयर मार्केट में लगाएंगे तो लॉस लगभग, ये मान के चलिए कि लगभग 5 1 करोड़ रुपए तक का लॉस होगा, यानी हमारे 95 करोड़ रुपीस तो सेफ हैं। बॉस ने बोला अच्छा ऐसी बात है। एम्प्लॉय ने बोला हाँ हाँ बस 5 करोड़ तो बहुत हो गया। बॉस ने फिर से ये एग्रीमेंट उठाया और बोला कि स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दो कि 100 करोड़ रुपीस में मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 5 करोड़, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्या ये बंदा अभी भी सिग्नेचर कर सकता है? नहीं। तो दोस्तों, क्या शेयर मार्केट में कोई गारंटीज और वारंटीज नाम की चीज होती है? नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। शेयर मार्केट में जो है बस वो सिर्फ अनसर्टेन है। यानी कभी भी इस एम्प्लॉय से बोलेंगे कि ये 100 करोड़ रुपीस रखो और एक काम करो लिख कर दे दो कि हद से हद कितना लॉस होगा, तो ये गारंटीड नहीं लिख पाएगा कि देखना इससे ज्यादा लॉस ही नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में बोल पाएगा। देखना ये क्या बोल पाएगा, ये कहेगा कि देयर इज ए 90% चांस, और 90% चांस यानी मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं। आई एम 90% कॉन्फिडेंट दैट लॉसेस विल नॉट एक्सीड 5 करोड़। यानी मैं 90% अपने आप पर भरोसा करता हूं कि जो लॉसेस है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। आई एम 90% कॉन्फिडेंट। अब बताइए दोस्तों, क्या ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है दैट आई एम 90% कॉन्फिडेंट दैट लॉसेस विल नॉट एक्सीड 5 करोड़, क्या वो चीज यहां पर एग्रीमेंट में लिखकर सिग्नेचर की जा सकती है? जी हाँ, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉय क्या कह रहा है, देखो 90% तो आई एम कॉन्फिडेंट कि 5 करोड़ से ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसको, सिक्के को अगर पलट कर देखेंगे तो दूसरा पहलू क्या है, देयर इज अ 10% चांस, देयर इज अ 10% चांस कि लॉसेस में एक्सीड कितना, 5 करोड़। यानी देखा जाए तो इसने क्या बोला है कि सिर्फ 10% चांसेस हैं कि लॉसेस 5 करोड़ से ज्यादा होंगे, बाकी 90% तो उससे ज्यादा नहीं होंगे, राइट।
अच्छा, बॉस ने बोला कि एक काम करो, चलो 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ ले लो, बस तुम्हें 10 करोड़ तक का लॉस अलाउड है। तो बताइए इस बंदे का कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो 90 है वो 90 से 85 पर आ जाएगा या 90 से 95 पर चल जाएगा। अब ये 56 इंच का सीना लेकर बाहर निकलेगा और बोलेगा अब तो 95% कॉन्फिडेंट हूं कि 10 करोड़ तो बहुत, मतलब इससे ज्यादा तो लॉस होगा ही नहीं, आई एम 95% कॉन्फिडेंट। बॉस ने बोला चलो इसको 20 कर लो, अब तो बोलेगा अरे 99% में कह रहा हूं कि इससे ज्यादा तो क्या ही लॉस होगा। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट हमें ये वाला जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट यहां पर ये जो 20 करोड़ वाला अमाउंट लिखा हुआ था मैंने, या 10 करोड़ वाला अमाउंट लिखा था, या ये 5 करोड़ वाला अमाउंट लिखा था, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखाता है। यानी यहां पर आप और मैं कॉन्फिडेंस डिफाइन कर देंगे कि 90% कॉन्फिडेंस के साथ बोलो मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। एक काम करो 99% कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम लॉस। ये कॉन्फिडेंस सर हमें कैसे पता चलेगा कि 90% कॉन्फिडेंस से बोलना है, 95 से बोलना है, 99 से बोलना है? ये एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा। रियल लाइफ में एक रिसर्चर खुद डिफाइन करता है कि मैं कितने कॉन्फिडेंस पर बात करना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? ओके। तो दोस्तों ये जो मैक्सिमम लॉस है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे थे कि हद से हद कितना नुकसान होता है, हो सकता है, उसे हम कहेंगे वार, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क। यानी कि अगर हमने 100 करोड़ की ट्रेडिंग पोजीशन ली है या हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वैल्यू एट रिस्क। तो जब आप 100 करोड़ की ट्रेडिंग पोजीशन लेते हो तो वैल्यू एट रिस्क 100 करोड़ नहीं होती। वैल्यू एट रिस्क का मतलब होता है कि कितना लॉस हो सकता है, कितना लॉस प्रोबेबल है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं मैक्सिमम लॉस। 90% कॉन्फिडेंस की इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, 95% कॉन्फिडेंस की इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर है कि हमें यह निकालना है कि अगर कुछ अमाउंट की हम ट्रेडिंग पोजीशन या इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेंगे तो हमें यहां पर इस चैप्टर में कैलकुलेशन ये करना है कि मैक्सिमम लॉस आखिर कितना हो सकता है। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है वार का यानी वैल्यू एट रिस्क का, ये इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग में भी काम में आता है। बैंक्स जब लोन देती है, लोन एक्सपोजर देती है, तो बैंक्स भी वैल्यू एट रिस्क का कैलकुलेशन करती है कि अगर हमने किसी कंपनी को 1000 करोड़ का लोन दिया तो पूरा 1000 करोड़ तो डूबेगा नहीं, हाउ मच इज द वैल्यू एट रिस्क, यानी कितनी चांसेस हैं कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, सो वैल्यू एट रिस्क का आपको मीनिंग समझ में आया अभी। वैल्यू एट रिस्क इज अ मेजर ऑफ रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या है, इसको वर्ड्स को फील करना। वैल्यू एट रिस्क यानी कितना अमाउंट रिस्क पर है। तो इसके लिए एक बात बिल्कुल कान खोलकर हमें सुन लेनी चाहिए कि जब आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा 100 करोड़ से रिस्क पर नहीं होता है। यहां पर हम एक सर्टेन परसेंटेज कॉन्फिडेंस के साथ निकालते हैं कि 90% कॉन्फिडेंस ही, इससे ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अब यहां पर हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी गिरी से गिरी हालत में आखिर क्या नुकसान होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। यहां पर जैसे ही बॉस ने बोला कि चलो ठीक है, तुम एक बात बताओ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अगर मैंने तुम्हें 100 करोड़ दिए हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो बताओ कि मैक्सिमम लॉस आखिर कितना होगा। तो ये बंदा सबसे पहले बॉस से पूछेगा कि सर आप ये बताइए कि कितने कॉन्फिडेंस पर बात करनी है। तो बॉस ने बोला कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस पर बात करनी है? तो इस एम्प्लॉय का कहना है कि बॉस सिंपल सी बात है, अगर आप 90% कॉन्फिडेंस पर मुझसे बात करोगे तो मैं मैक्सिमम लॉस का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा या कम बोलूंगा? थोड़ा सा कम बोलूंगा। बोले 90% तो कॉन्फिडेंट हूं कि 2-2.5 करोड़ में ही काम हो जाएगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। बट हाँ, फिर 10% चांसेस रहेंगे कि लॉस 2.5 करोड़ से ज्यादा हो जाए। बॉस ने बोला यार
90% कॉन्फिडेंस तो कम है, थोड़े कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। तो एम्प्लॉय ने बोला एक काम करता हूं, मैं 99% आपको आश्वासन देता हूं और कॉन्फिडेंस देता हूं, लेकिन फिर उस केस में यहां पर अमाउंट हो जाएगा 15 करोड़। यानी नाउ आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि बाबा इससे ज्यादा तो लॉस होगा ही नहीं, बस फिर 1% ही चांस रहेंगे कि इससे ज्यादा लॉस हो जाए। तो दोस्तों जब भी आपको वैल्यू एट रिस्क बोलो या मैक्सिमम लॉस बोलो, दोनों एक ही बात है। जब भी आपको वैल्यू एट रिस्क या फिर मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करना हो तो आपको पहला इंग्रेडिएंट क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस लेवल लगेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा इंग्रेडिएंट आपको आखिर क्या लगेगा, ये देखिए मैंने आपको पहला इंग्रेडिएंट बता दिया है कि 2 इंग्रेडिएंट्स में से पहला इंग्रेडिएंट क्या लगेगा कि किस कॉन्फिडेंस पर आप बात करना चाह रहे हो। ठीक है, दूसरा हमें लगेगा टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ऐसा समझिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मान लीजिए 1500 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और आप सिर्फ 1 डे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक दिन के लिए। बताओ ना हद से हद कितना गिरेगा रिलायंस का शेयर एक दिन में? हद से हद कितना गिरेगा सर? 100 रुपए गिर जाएगा, 150 रुपीज, है ना, बस इतना ही गिरेगा। चलो 200 रुपीज, बस इससे ज्यादा क्या गिरेगा रिलायंस का शेयर एक सिंगल डे में, है। तो जब आपको 1 डे के लिए बोला जाएगा तो आपके मैक्सिमम लॉस इसके आसपास आएंगे, 100 के आसपास, 150 के आसपास, 200 के आसपास। मैंने बोला नहीं यार, एक साल के लिए बोलो कि एक साल में रिलायंस का क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे अरे बाप रे, एक साल में तो बहुत बुरा हश्र भी हो सकता है वोडाफोन आइडिया वाला कंपटीशन दे दे रिलायंस जियो को, हो सकता है इधर से अडानी जी कंपटीशन दे दे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है एक साल में। तो 1 ईयर में जो आपके मैक्सिमम लॉस का अमाउंट आएगा, क्या वो 100, 150, 200 आएगा, या 1 ईयर में तो रिलायंस का शेयर 500 रुपए तक भी गिर सकता है। तो दूसरा, जब भी आप वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक और इंग्रेडिएंट जो लगेगा वो लगेगा टाइम फ्रेम, कि आप मुझसे जो मैक्सिमम लॉस का अमाउंट पूछ रहे हो वो कितने टाइम फ्रेम के दौरान है। बहुत सिंपल सा रूल है, अगर हम सिर्फ 1 डे के लिए देखेंगे तो मैक्सिमम लॉस के आंसर कम आएंगे, यानी वैल्यू एट रिस्क कम आएगी। बट अगर आप जैसे जैसे आप टाइम होराइजन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वार यानी वैल्यू एट रिस्क यानी कि मैक्सिमम लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स दोस्तों लगते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मुझे आपको सिखाना है कैलकुलेशन ऑफ वार, लेकिन उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होता है कि मैं आपको सिखा दूं कि एक बार हमने वार कैलकुलेट कर लिया तो उसको इंटरप्रीट कैसे करना। सपोज कीजिए कि हमने वार का कैलकुलेशन कर लिया और वार ऐसा कुछ आ गया है ना, तो मैं आपको इसको इंटरप्रीट करना सिखा रहा हूं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला 5% डेली वार इज इक्वल टू $40,000, है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5%, ये 2 मिनट के लिए डेली वर्ड को इग्नोर कीजिए, 5% वार इज इक्वल टू $40,000। इसका मतलब क्या है वो समझना। 95% कॉन्फिडेंस के साथ मैं एक बात कहता हूं, आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मैक्सिमम लॉस $40,000 होगा, लेकिन फिर भी 5% चांसेस हैं कि जो वैल्यू एट रिस्क है वो $40,000 से भी एक्सीड कर जाए। तो दोस्तों 5% वार का मीनिंग क्या होता है आपको समझ में आया? यानी 5% चांसेस हैं कि लॉसेस $40,000 से ज्यादा हो जाए, या दूसरे शब्दों में सिक्के का दूसरा पहलू क्या है कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि लॉस हद से हद $40,000 होगा, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। आई एम 95% कॉन्फिडेंट। चलिए अब दोस्तों अगर आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया हो तो मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए 1% वार लिखी हुई है 10 lakhs रुपीज। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन हुआ आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि हद से हद लॉस कितना होगा? 10 lakhs, बट स्टिल देयर इज अ 1% चांस कि लॉस 10 लाख से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। तो मैं 99% कॉन्फिडेंस तक जा सकता हूं, इससे ऊपर कॉन्फिडेंस पर मैं बात नहीं कर सकता। इज दैट? हाँ, यही अगर 10% वार लिखी है और मान लीजिए यहां पर अमाउंट है 6 lakhs, तो अब हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? आई एम 90% कॉन्फिडेंट कि हद से हद नुकसान कितना होगा? 6 lakhs, और ये हद से हद बोल रहा हूं, इससे कम ही होगा लॉस, राइट? और यह हो सकता है प्रॉफिट हो जाए।
बट देयर इज स्टिल अ 10% चांस कि 6 लाख से ज्यादा का लॉस हो जाए। ये होता है दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ वार। यहां पर ये जो बीच में वर्ड लिखा है डेली, इसका मतलब है कि ये एक दिन के लॉस की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर वर्ड डेली की जगह क्या लिखा जाए, वीकली, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, I am 95% confident that in a particular week the loss will not exceed $40,000. But still, there is a 5% chance that during that week the losses might exceed $40,000. Is that clear? ये होता है interpretation of VAR। एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया, ये होगा इंटरप्रिटेशन। अब हम सीखते हैं कि आखिर कैलकुलेशन ऑफ वार कैसे किया जाता है। तो खुशी की बात यह है दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आया तो वार का कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आखिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, मैं उसको सबसे पहले पुल अप करता हूं, और वो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में जो पढ़ा था उसकी रिहर्सल करवाता हूं, और फिर बस एक सेंटेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं सेंटेंस, कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैं करा था ना बच्चों, उसका ठीक रिवर्स कहां पर करना है, रिस्क मैनेजमेंट में करना है, और अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, आइए समझते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया जिसमें यहाँ पर होता है मीन, है ना, और मीन पर जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं वो होते हैं 0, ठीक है। फिर इस तरफ होता है 1 डिवीजन, 2 डिविजन्स, 3 डिविजन्स एंड 4 डिविजन्स, ठीक है। तो मैं ये पढ़ाते वक्त ऐसा अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये पता है कि डिविजन्स क्या होते हैं और मीन क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इस तरफ है -1 डिवीजन, -2 डिवीजन, -3 डिवीजन एंड -4 डिवीजन, ठीक है। ओके, ये जो 0 1 2 3 4 सब लिखा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स कहते हैं। और इसे नंबर ऑफ डिविजन्स को ही हम जेड स्कोर भी बोलते हैं। आप जेड स्कोर बोलो या नंबर ऑफ डिविजन्स बोलो, दोनों एक ही बात है। ओके दोस्तों, जनरली ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट, ये शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है कि यार अगर हम एक ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं 100 करोड़ की, तो यार देखो एक सिंगल डे में आखिर कितना लॉस होगा, या हद से अधिक हफ्ते में कितना लॉस होगा। और जनरली शॉर्ट टर्म में जो मीन रिटर्न रहता है, एवरेज रिटर्न रहता है, वो कितना रहता है, 0%, है ना। आप खुद ही सोचो ना यार, अगर आप रोज इंट्राडे करोगे, है ना, तो इंट्राडे में जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट का परसेंटेज रहेगा वो तो क्या रहेगा, 0%, क्योंकि शेयर मार्केट का साल भर का रिटर्न ही क्या होता है, 12%। यानी 1 मंथ का रिटर्न क्या हो गया, 1%। तो 1 डे का रिटर्न क्या होगा, जस्ट कुछ फ्यू ऑड परसेंटेज, और वो भी आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट में निकल जाएगा। तो यहां पर एक अजम्पशन होता है, वो ये होता है कि शॉर्ट टर्म में जो मीन रिटर्न होता है वो क्या होता है, 0% होता है, ठीक है। तो क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का या वार का जो कॉन्सेप्ट होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस पर ज्यादा लगाया जाता है, इसलिए यहां पर मीन रिटर्न क्या मान लिया जाता है, 0% मान लिया जाता है। ओके, तो मान लीजिए कि मैं कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं और उसका मीन रिटर्न कितना है, उसका मीन रिटर्न है 0%। मैं यहां पर शेयर का नाम भी लिख देता हूं। मान लीजिए कि मैं इन्फोसिस के शेयर में दिलचस्पी दिखा रहा हूं और उसका मीन डेली रिटर्न कितना है, 0%। लेकिन क्या इन्फोसिस का शेयर चुपचाप वहीं पड़ा रहेगा, या वो तो वॉलेटाइल होगा, वो तो फ्लक्चुएट करेगा ड्यूरिंग द डे। तो इसलिए इन्फोसिस के शेयर का कुछ ना कुछ डेली डेविएशन भी होगा। तो मैं यहां पर डेविएशन डी लिख रहा हूं, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन डेली। तो उसका इन्फोसिस के शेयर का डेली स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4%। यानी वो डेली 4% के आसपास अपने मीन से डेविएट होता है, उसकी प्राइसेस लगभग 4% के आसपास फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए कि मैंने मेरा स्टाइपेंड, मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपीज है और मैंने 10,000 रुपीज से इन्फोसिस के शेयर में आज पैसा लगाया। बताइए मीन रिटर्न कितना है, मीन रिटर्न है 0%, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पर मीन रिटर्न को लेकर बात करता हूँ, 10,000 रुपीज हटाकर मीन रिटर्न को लेकर बात करता हूँ, और मेरे आपसे सवाल रहेंगे, आप उन सवाल के जवाब देते जाना है, चैप्टर हंसते खेलते हो जाएगा। दोस्तों कितना कॉन्फिडेंस है आपको, मैं आपसे आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप 0% जो कि इसका मीन रिटर्न है उससे तो ज्यादा ही रिटर्न कमाओगे। तो दोस्तों 0% से ज्यादा वाले रिटर्न इस तरफ आते हैं और 0% से कम वाले रिटर्न इस तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दैट यू विल अर्न रिटर्न मोर देन 0%। तो यू विल से सिंपल, 0% के आगे का ये रहा पूरा का पूरा एरिया, सो आई एम
50% कॉन्फिडेंट दैट माय रिटर्न विल एक्सीड कितना परसेंट? 0%। अब मैं इसको घुमाकर पूछता हूं, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपका लॉस नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर लॉस नहीं होगा मतलब हम इस जोन में नहीं जाएंगे। सो वी आर 50% कॉन्फिडेंट कि हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या है? 4%। और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 4% है, मतलब वन डिवीजन, अ सिंगल डिवीजन इज इक्विवेलेंट ऑफ 4%। तो अभी तो हम यहां पर मीन पर खड़े हुए हैं, जब हम वन डिवीजन आगे जाएंगे तो यहां पर रिटर्न परसेंटेज कितना होगा? 4% होगा, पॉजिटिव 4% होगा। ठीक है, क्योंकि मीन से मैं वन डिवीजन डिवीट होऊंगा मतलब मैं 4% डिवीट होऊंगा, तो यहाँ पॉजिटिव 4% रिटर्न आएगा। और आगे डेबिट होगा 8% रिटर्न आएगा, और आगे डेबिट होगा 12% रिटर्न आएगा, और आगे डेबिट होगा कितना? 16% का रिटर्न आएगा। चलो मैं पीछे की तरफ डेविएट होता हूं, तो फिर मैं अब लॉसेस में आना शुरू कर दूंगा। यानी यहां पर मुझे 4% का लॉस होगा, यहां पर टू डिवीजन के सामने है ना, मुझे 8% का लॉस होगा, यहां पर मुझे 12% का लॉस होगा, और यहां पर मुझे 16% का लॉस होगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, दोस्तों मेरा जो स्टाइपेंड है 10,000 रुपीज का, जो मैं इन्फोसिस के शेयर में लगाऊंगा, मेरा कहना है कि हद से हद मैं 400 रुपए का, 400 रुपीज का नुकसान खा सकता हूं। तो 400 रुपीज आउट ऑफ 10,000 यानी कितना परसेंट हो गया? ये हो गया दोस्तों 4%। तो मेरा आपसे बहुत सीधा सीधा सवाल है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि आपका 4% तक का ही लॉस होगा, हद से हद, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो अब आप ये देखेंगे कि सर 4% ये रहा, और 4% कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, नेगेटिव वन डिवीजन के सामने आ रहा है। ठीक है, तो सर यहां पर इस जगह पर हमारा लॉस, इस जगह पर हमारा लॉस, इस जगह पर हमारा लॉस 4% होगा, इन जगहों पर हमारा लॉस 4% होगा, 4 से कम, क्योंकि -4% तो यहां आ रहा है। व्हाट डज दैट मीन? -3% यहां आ रहा है, -2% यहां आ रहा है, 0% यहां आ रहा है, 1% यहां आ रहा है, एंड सो ऑन। तो सर ये जितना एरिया है, ये जितना एरिया है, हम उतने कॉन्फिडेंट है कि हमारा 4% से कम ही लॉस होगा, या हुआ तो प्रॉफिट ही होगा। वापस से शब्दों को गौर से सुनिए कि सर हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा 4% से कम लॉस होगा, या हुआ तो फिर प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये कॉन्फिडेंस निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वन डेविएशन के सामने आखिर ये एरिया होता कितना है, और ये देखने के लिए हम जाते हैं हमारे इंडेक्स पर। ये रहा दोस्तों हमारा इंडेक्स, जहां पर हम जेड टेबल पर जाएंगे, और Z टेबल में देखिए कि वन डेविएशन के सामने ये रहा 1Z स्कोर, इसके सामने एरिया कितना है? एरिया है 0.3413। तो अब मैं क्या करूंगा, वो जो एरिया है वो कहां से कहां तक का है? वो मीन से 1 तक का है, कितना? 0.3413। और मीन से यहां तक का एरिया कितना है? 0.50। देखना दोस्तों मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं। मैं 84.13% कॉन्फिडेंट हूं। कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं? आई एम 84.13% कॉन्फिडेंट कि हद से हद लॉस कितना होगा? 4% का लॉस होगा, यानी हद से हद, या फिर उससे कम ही लॉस होगा, या प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन देयर इज स्टिल अ रिमेनिंग चांस, और वो रिमेनिंग चांस कितना है? रिमेनिंग चांस है 0.1587, यानी 15.87% चांसेस हैं कि लॉस 4% से ज्यादा हो जाए। इज दैट क्लियर? ये काम हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में करते थे। ठीक है, एक और आखिरी सवाल, और बस इसका आपने जवाब दे दिया, समझो अपना रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर की हमने फाउंडेशन ले डाउन कर दी। दोस्तों आपका 10,000 रुपीज का स्टाइपेंड है, और आपका कहना है कि यार हद से हद में 800 रुपए का नुकसान खा सकता हूं, 8% का मैं मैक्सिमम लॉस खा सकता हूं। अब आप ये संभावनाएं पता करना चाह रहे हो कि यार मैक्सिमम लॉस 8% ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रिटर्न परसेंटेज मैंने लिखे हुए इसमें आप -8% को ढूंढेंगे। -8% यहां पर आ गया, विच करेस्पॉन्ड्स टू कितने डिवीजन? -2 डिवीजन। अब दोस्तों -2 डिवीजन से कम ही रहेगा डेविएशन, -2 डिवीजन से कम ही रहेगा डेविएशन, वो ये वाला एरिया है, यानी -8% से कम ही होगा लॉस, वो ये वाला एरिया, या प्रॉफिट ही हो जाएगा, है ना? ओके,
तो अब मुझे टू डिवीजन के सामने एरिया देखना है। मैं वापस से कहाँ जाऊंगा, इस Z टेबल में जाऊंगा जिसको मैंने आपको देखना सिखाया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिवीजन में। तो अब मैं यहाँ पर Z 2.0 के सामने चला जाऊंगा, कितना आ रहा है 0.4772, और ये एरिया कहाँ से कहाँ तक का है, मीन से Z तक का। सो दिस इज द मीन, मीन से 2 तक का एरिया कितना है 0.4772। तो दोस्तों ये है एरिया, है ना 0.4772, ये एरिया कितना है 0.50। बोल के बताइए आप कैसे बोलेंगे इसे। आई एम 97.72% कॉन्फिडेंट कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा 8%, यानी 8% तो हद से हद लॉस हो गया, उससे कम ही होगा लॉस, या हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। आई एम 97.72% कॉन्फिडेंट, बट स्टिल देयर इज अ कितना चांस 2.28% चांस। ठीक है, यहां पर 2.28% चांस है कि लॉसेस किससे ज्यादा हो जाए, 8% से ज्यादा हो जाए, है ना। तो अब एक बात दोस्तों ध्यान से समझिए कि जो जहां पर भी हम यहां पर अपना वो बेंचमार्क लगाते हैं, यहां पर ये जो हम बार सेट करते हैं, उससे राइट साइड की तरफ आता है कॉन्फिडेंस, उससे राइट साइड की तरफ क्या आता है कॉन्फिडेंस, क्या है मैं इतना कॉन्फिडेंट कि देखना इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन उससे लेफ्ट साइड में आता है वार, यानी देयर इज स्टिल 2.28% चांस कि आपका लॉस इससे ज्यादा हो जाए। तो वैल्यू एट रिस्क कौन सी तरफ आती है, लेफ्ट, और कॉन्फिडेंस किस तरफ आता है, राइट। इज दैट क्लियर। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो सब बढ़िया ही हो रहा है तो यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा रहेगा भाई इतना चांस है, देयर इज अ 2.28% चांस कि आपका लॉस इससे ज्यादा हो जाए। तो लेफ्ट साइड में क्या याद रखना है, वार, राइट साइड में क्या रखना है, कॉन्फिडेंस। इज दैट क्लियर, ओके दोस्तों। अब इसके बाद मैं 12% वाला तो वापस से करवाने की जरूरत ही नहीं, आप जानते हैं कि 12% के सामने मैं क्या कर लूंगा, प्रोबेबिलिटी देख लूंगा। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आती है 0.4987 यहां पर, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम 99.87% कॉन्फिडेंट कि 12% से तो कम ही लॉस होगा, या हुआ तो प्रॉफिट ही हो जाएगा। बट देयर इज स्टिल अ 0.0013 आता है आई थिंक, यस, यानी कि 0.13% चांसेस हैं कि लॉस 12% से भी ज्यादा हो जाए। इज दैट क्लियर। इसका कैलकुलेशन दोस्तों हम करते हैं, ठीक है। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में क्या होता था और रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा वो समझिए। Calculating VAR is exactly the reverse process of what we have studied in portfolio management. Portfolio management में जो आप सीधे 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 चले थे ना, बस अब आप क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट में उल्टे 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 चलेंगे। ये हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वार का कॉन्सेप्ट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम क्या करते थे वो समझिए। आपको वहां पर गिवन होता था ये दो डेटा कि मीन रिटर्न कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और वहां आपसे सवाल पूछा जाता था कि क्या चांसेस हैं कि गेन इससे ज्यादा ही होगा या इससे कम ही होगा। ये हमने दोस्तों हमारा प्रीवियस रिवीजन करा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था व्हाट आर द चांसेस कि गेन या लॉस इससे कम या ज्यादा होगा। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आया और उसका कहना है कि यार क्या संभावनाएं हैं कि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 3% होगा, ये बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि अच्छा अच्छा 3% लॉस देखना है, तो मीन रिटर्न कितना है 0%, डेविएशन कितना है 4%। तो 0% क्योंकि मीन पर लिखा है तो मीन से ज्यादा रिटर्न्स राइट साइड की तरफ होते हैं और मीन से कम रिटर्न्स लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं। मुझे कितने लॉस पर जाना है, मुझे 3% लॉस पर जाना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कितने डेविएशन पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों 1 डेविएशन इज इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट, 4%। तो क्या मुझे पूरे 1 डेविएशन पीछे जाना पड़ेगा 3% लॉस तक जाने के लिए, या 1 डेविएशन से कम में ही काम हो जाएगा, कम में ही काम हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते थे, बाय कैलकुलेटिंग जेड। जेड का आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से फॉर्मूला याद होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम z का कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले x बार रखते हैं, तो हमारे केस में x बार यानी मीन रिटर्न कितना है 0%, डेविएशन कितना है 4%, और x का मतलब होता है वह रिक्वायर्ड रिटर्न परसेंटेज जिसके करस्पॉन्डिंग हमें z की वैल्यू चाहिए। तो हमें -3% के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू चाहिए बस। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, -3% -0%, तो ये तो खत्म ही हो गया। इट इज -3% डिवाइडेड बाय 4, यानी z की वैल्यू क्या आ गई है
75, ठीक है। तो हम क्या करते थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में, यहाँ पर ये मार्क कर देते थे कि भाई z की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0.75। यहाँ पर z की वैल्यू आ रही है 0 माइनस का 0.75। हाँ, अब क्या बोल रहे थे आप, ये बोल रहे थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए 3%, उसके चांसेस बताइए। तो हम बोलते थे कि देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम लॉस कितना होगा 3%, इधर लॉस उससे ज्यादा होगा, इधर लॉस उससे कम होगा या फायदा ही होगा। आप कौन सी प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हो, द लॉस एक्सीडिंग -3%, लॉस एक्सीडिंग -3%, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी। लॉस बीइंग लेस देन -3%, तो फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी। सपोज कीजिए कि हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी कि व्हाट आर द चांसेस कि लॉस 3% से कम होगा। तो हम ये वाला एरिया मेजर करते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेजर करते हैं। अब दोस्तों जो सेंटर पॉइंट है उससे तो यहाँ तक का एरिया आपको मुझको हम सबको क्लियर है कि सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का एरिया तो 0.50 होता ही होता है। बस इस एरिया को मेजर करने के लिए हम Z टेबल का सहारा ले लेंगे। ये रही Z टेबल जिसमें ये सारे Z के नंबर लिखे हैं, और ये जो अंदर लिखे हुए ना ये सब क्या है, ये सब एरिया है, ठीक है, ये सब एरिया है ना। तो मीन से Z 0.75 तक का हमें एरिया पता करना है। सो 0.75 यानी कि दिस इज 0.7, दिस इज 5, तो इन दोनों के इंटरेक्शन पर ये आ गया कितना 0.2734, यानी कि दोस्तों ये वाला एरिया हो गया है 0.2734। तो बताइए क्या संभावनाएं हैं कि लॉस 3% से कम ही रहेगा। तो आप कहेंगे सर 77.34% चांसेस हैं कि लॉस 3% से कम ही रहेगा, लेकिन हाँ यहां पर 22.66 आता है, आई गेस 22.66% चांसेस हैं कि लॉस 3% को एक्सीड कर जाएगा, राइट। यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमें रिटर्न का परसेंटेज गिवन होता था, हम उसके सामने z का नंबर निकालते थे और z के सामने क्या देखते थे, एरिया। रिस्क मैनेजमेंट में इसका एग्जैक्ट रिवर्स होगा, वो हमें एरिया या प्रोबेबिलिटी दे देंगे। क्या दे देंगे वो, एरिया या प्रोबेबिलिटी। और वो कैसे देंगे, वो बोलेंगे कि भाई कैलकुलेट करो 5% वार। और 5% वार का मीनिंग पता है क्या होता है, 5% वार का मीनिंग होता है कि इस तरफ जो एरिया आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 5%, यानी कि इधर से उधर तक का एरिया कितना आना चाहिए 95%, जिसमें भी सेंटर से इधर तक का एरिया तो कितना हो जाएगा 0.50, यानी ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 0.45, सेंटर से यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा 0.45, ठीक है। तो आईसीआई खुद ही आपको बोलेगा 1% वार कैलकुलेट करो, 5% वार कैलकुलेट करो। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि वार कौन सी साइड आता है, लेफ्ट साइड, कॉन्फिडेंस कौन सी साइड आता है, राइट साइड। तो अगर आपको 5% वार कैलकुलेट करना है, मतलब आईसीआई ने आपको एरिया ही दे दिया है कि इस तरफ एरिया क्या आना चाहिए, इस तरफ एरिया आना चाहिए 0.05। तो जो काम आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सबसे आखिरी में करते थे, एरिया निकालते थे, वो आपको गिवन होगा, यानी ये आपको एरिया गिवन होगा कि 5% वार बोला है मतलब 5% लेफ्ट साइड वाला एरिया, मतलब 95% टुवर्ड्स राइट साइड वाला एरिया, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उससे उल्टा जाएंगे। देखो आज तक क्या होता था, आज तक z का नंबर पता होता था, हमारी नजरें क्या ढूंढती थी, एरिया। आज दिन कुछ और है, हमें क्या पता है, एरिया। तो हम उस एरिया के करस्पॉन्डिंग क्या ढूंढ लेंगे, z का नंबर ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब एरिया के करस्पॉन्डिंग z का नंबर ढूंढने के लिए हमें एरिया यहां पर तलाशना पड़ेगा कि यार हमें कौन सा एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, और मान लो हमें ये वाला एरिया दे रखा है। चलो देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आखिर z नंबर कौन सा है। तो मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग z नंबर है 1.14, राइट। तो ये अब हमें क्या मिल गया, z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में z की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। हम x बार रख देंगे, है ना, मीन रिटर्न विच इज 0%। हम स्टैंडर्ड डेविएशन रख देंगे और क्या निकाल लेंगे, हम x निकाल लेंगे, x यानी वह रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो इनपुट होता था ना, रिस्क मैनेजमेंट में वही आउटपुट होगा। तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और वो बता देगा कि ये आ रहा है आपका मैक्सिमम लॉस, यानी यू कैन बी इतना सारा परसेंटेज कॉन्फिडेंट कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, बट स्टिल देयर इज इतना परसेंट चांस की लॉस इससे ज्यादा हो सकता है। बस ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ वार। तो अब दोस्तों अपन एक काम करते हैं, अब अपन यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को अप्लाई कर देते हैं वन ऑफ द एग्जांपल्स में जो कि मैं आपको देने वाला हूं।
आपको सिंपल यहां पर क्या ध्यान रखना है, आईसीएआई आपको सीधे बोलेगा कि 5% वार कैलकुलेट करो, तो आप समझ जाना कि लेफ्ट साइड का एरिया क्या है 0.05, मतलब यहां से पूरा का पूरा राइट साइड तक का एरिया कितना है 0.95, जिसमें से भी 0.5 एरिया तो मीन से उधर तक का, यानी ये एरिया कितना है 0.45। तो आपको एरिया दे दिया, एरिया के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेंगे, बोलो एरिया के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेंगे, z, और फिर z को z के ही फॉर्मूला में रखकर क्या निकाल लेंगे, x, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और बस उस आंसर को इंटरप्रीट करते हुए हमें लिखना पड़ेगा। आइए दोस्तों एक एग्जांपल करते हैं, अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो। We have to calculate 5% daily VAR. Standard deviation is 4% and amount invested is 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने, आप एग्जाम में सबसे पहली फुर्सत में जाकर ये डायग्राम बना सकते हो। ये ऐसा डायग्राम हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का बना दिया, और कितनी बार बोली उन्होंने 5%, तो बस यहां पर जाकर आप एक लाइन खींच देना, और लेफ्ट साइड में आता है वार और राइट साइड में आता है कॉन्फिडेंस। तो अगर लेफ्ट साइड में 0.05 लिखा है तो राइट साइड में कितना है 0.95, और 0.95 में भी 0.5 एरिया तो कौन सा होगा, सेंटर से यहां तक का, यानी सेंटर से यहां तक का रिमेनिंग एरिया कितना हो गया 0.45। ये दोनों ही क्या है कॉन्फिडेंस। तो हमने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपको ना एरिया पता है, आपको एरिया के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है z, और एरिया के करस्पॉन्डिंग z निकालने के लिए ये दिए हुए सारे एरिया उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, और ये लिखे हुए z। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम z के सामने एरिया निकालते थे, रिस्क मैनेजमेंट में हम एरिया के करस्पॉन्डिंग z निकालेंगे। ठीक है, ओके तो अब दोस्तों टैलेंट थोड़ा सा यहां पर लगेगा कि कौन सा वाला एरिया मैं लूं, क्या मैं 0.05 एरिया के सामने z देखूं, या फिर मैं 0.45 एरिया के सामने z देखूं। अब इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि आपको एग्जाम में जो उन्होंने टेबल प्रोवाइड करी है, टेबल का एक्सेप्ट प्रोवाइड करा है, कुछ डेटा प्रोवाइड करा है, वो आखिर उन्होंने आपको कौन सी वाली टेबल प्रोवाइड करी है। क्या उन्होंने आपको ऐसी टेबल प्रोवाइड करी है दैट गिव एरिया बिटवीन मीन एंड जेड, यानी मीन से जेड तक का एरिया वो टेबल दे रही है क्या, और मीन से जेड तक का एरिया का मतलब होता है सेंटर पॉइंट हो गया मीन, मीन से जेड तक का एरिया अगर वो टेबल दे रही है तो आपको 0.45 एरिया ढूंढना पड़ेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के रिवीजन में बताया था कि वन टेल एरिया टेबल भी होती है, और वन टेल एरिया अगर उन्होंने टेबल दे रखी है तो वो आपको टेल का ही एरिया दे रहे हैं, और अगर वो टेल का एरिया दे रहे हैं तो फिर आपको 0.05 ये हो गया टेल का एरिया, इसके सामने आपको z देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों खुशी की बात यह है कि आईसीआई जनरली सीधे z की वैल्यू दे देता है, और अगर वो z की वैल्यू दे दे तो दी बेस्ट है, लेकिन बाय चांस आईसीआई ने हम बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर लिया और उन्होंने टेबल का कुछ डेटा प्रिंट कर दिया पेपर के अंदर, 4-5 डेटा, तो आपने आना चाहिए कि वो कैसी टेबल है, उसमें कौन सा एरिया देखना। बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर टेबल हमें मीन से z तक का एरिया दे रही, कहां से, मीन से z तक का एरिया, तो कौन सा एरिया ढूंढेगी हमारी नजरें 0.45। अगर टेबल हमें वन टेल एरिया दे रही है तो फिर हमारी नजरें कौन से एरिया के सामने z ढूंढेगी, 0.05 के सामने z ढूंढेगी। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों क्योंकि मैं मीन से z तक की टेबल रेफर कर रहा हूं तो मुझे कौन सा एरिया लेना चाहिए, आप जरा मुझे टाइप करके बताइए। हम यहां पर एरिया लेंगे 0.45। ठीक है, अब 0.45 एरिया देखना प्लीज, अब आप ये मत देख लेना 0.45, अरे भैया ये z है, हमें 0.45 ना एरिया ढूंढना है, 0.45 एरिया, और 0.45 एरिया के करस्पॉन्डिंग z कितना है वो निकालना है। देखिए दोस्तों 0.45 कहां आ रहा है, 0.45 आपकी पारखी नजरें देख पा रही होंगी कि 0.45 दोस्तों यहां पर कहीं पर आ रहा है ना। अभी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसे मान रहा हूं कि ये है 0.45। ठीक है, तो यहां पर 1.65। ठीक है, ओके तो यहां पर z की वैल्यू क्या हो जाती है 1.65 हो जाती है ना। अब एक और खास बात सुनिए, यहां पर ये 0.4495 है और ये 0.4505 है, तो यहां पर z की वैल्यू में 1.64 और 1.65 का एवरेज भी ले सकता हूं, यानी 1.645 भी ले सकता हूं, दोनों ही अलाउड है। आइदर यू कैन टेक इट एज 1.645
और यू कैन टेक इट एज 1.65, ठीक है, वो एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर प्रिंटेड रहेगा, है ना। सपोज कीजिए कि हमने 1.65 लिया, तो अब आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में 1.645 लिया, तो ये आपको पता चल गया कि z की वैल्यू कितनी है, 1.645। एक और खास बात, क्योंकि हमेशा ये जो वार का कैलकुलेशन है ना, उसमें आप लेफ्ट साइड एरिया में ही गिरोगे, तो नेचुरली और बाय डिफॉल्ट आपके जो z के नंबर आएंगे वो सारे कौन से आएंगे, नेगेटिव। इस तरफ गिरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है वार में, तो इसलिए पॉजिटिव z वैल्यूज होती नहीं है, ठीक है। वो लिखो या ना लिखो, वो इंप्लाइड है कि आपने जो z नंबर निकाला है वो नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव 1.645 आ गया है z, ठीक है, यहां पर इस जगह पर, है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि अब हम z का फॉर्मूला लगा दें। z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो x बार है, मैं ना बिना बात यहां पर बार बार लिख रहा हूं माइनस एक्स बार। अगर क्वेश्चन ने हमें मीन रिटर्न कुछ नहीं दिया है तो मीन रिटर्न जीरो है। बाय डिफॉल्ट ये असम्पशन है, इफ द मीन रिटर्न्स आर नॉट गिवन स्पेसिफिकली देन मीन रिटर्न्स आर 0%। ऐसे ही मीन रिटर्न 0% लेकर चलता है, ठीक है। तो अब माइनस 0 करने का तो कोई सेंस ही नहीं है, यानी कि मैं अब फॉर्मूले से इसे हटा ही देता हूं, ठीक है। मुझे दोस्तों इनपुट्स क्या क्या अवेलेबल है, क्या मुझे z का नंबर पता है, हाँ पता है। क्या मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है। तो अब मैं इजीली क्या निकाल सकता हूं, मैं पता कर सकता हूं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो अब मैं ना फॉर्मूला ही थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और मैं फॉर्मूले को रीराइट कर रहा हूं, दैट x इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अब मैं फॉर्मूला ही रट लूंगा कि जो मेरा मैक्सिमम लॉस का परसेंटेज हो सकता है ना, ये मेरे मैक्सिमम लॉस का परसेंटेज है, एंड माय मैक्सिमम लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, ठीक है। सो मैक्सिमम लॉस परसेंटेज दैट इज x परसेंटेज इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो z की वैल्यू कितनी है, 1.645, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 4%। तो आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताइए, 1.645 इंटू 4, ये आता है 6.58%, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस मुझे कितना हो सकता है, 6.58%। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ z में आपने माइनस का साइन तो लगाया नहीं, वो तो इम्प्लाइड है। मैं जब यहाँ पर लॉस लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ लॉस का ही आंसर आ रहा है, तो इसको बिना बात और आपको ऐसा टीज करने की जरूरत नहीं कि देख तू तो माइनस है ना। ICI भी नहीं करता है, वो भी सीधे z की वैल्यू 1.645 लिख देता है। वो माइनस मैंने ऐसे ही लिख दिया, उसको अल्टीमेटली लिखना की कोई जरूरत नहीं है, वो हम लॉस से निकाल रहे हैं, वो माइनस में ही है, ठीक है। सो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 6.58%। लेकिन एक और चीज पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ICI ने ना आपको अमाउंट इन्वेस्टेड भी दे रखा है, तो अब इसे व्यवहारिकता कहते हैं कि जब सामने वाला ये बता रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप लॉस का आंसर परसेंटेज में ना देते हुए आप उसे अमाउंट में ट्रांसलेट कर लीजिए। नाउ इट इज प्रीटी इजी। 1 लाख रुपीज का कितना परसेंट निकाल लेंगे, 6.58%। सो इट कम्स टू 6580 रुपीज, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना आ जाएगा, 6580 रुपीज का हमारा मैक्सिमम लॉस आ जाएगा। और अभी ये आंसर परसेंटेज में है या रुपीज में, रुपीज में। तो दोस्तों परसेंटेज में आंसर लाना होना तो ये फॉर्मूला, अगर आपको मैक्सिमम लॉस का आंसर रुपीज में लाना है तो पता है फॉर्मूला क्या होगा, z इंटू डेविएशन, है ना। z इंटू डेविएशन तो करना ही करना है, और इंटू एक और चीज क्या कर देंगे, इंटू एक और चीज कर देंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये जब डेविएशन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई होता है तो ये बताता है कि मैक्सिमम लॉस एक सिंगल डेविएशन पर कितना हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय कितने डेविएशन तक हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो ये आता है आपका मैक्सिमम लॉस कितना, 6580। तो आपको फॉर्मूला समझ में आया। ये फॉर्मूला अब हम अल्टीमेटली ध्यान रख लेंगे कि यार ये होता है फॉर्मूला मैक्सिमम लॉस का, दैट मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू z इंटू डेविएशन इंटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट।
ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सम्मान देते हुए पहले आगे ले आओ भले, ठीक है। सो इट बिकम्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू जेड इनटू डेविएशन का परसेंटेज, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बना उसका लॉजिक क्लियर है, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन डेविएशन था, और एक्स बार क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, तो x परसेंटेज की वैल्यू क्या आती है, z इंटू डेविएशन, और x परसेंटेज आपका बताएगा कि मैक्सिमम लॉस परसेंटेज कितना है। उसको रुपीज में करना हो तो क्या करेंगे, z इंटू डेविएशन इंटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रुपीज। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर आपको फिर फॉर्मूला ही बता दिया है कि मैक्सिमम लॉस या फिर वैल्यू एट रिस्क कितना होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू डेविएशन परसेंटेज इनटू क्या, Z स्कोर। इज दैट क्लियर? तो ये हमने यहां पर फॉर्मूला सीख लिया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू क्या, डेविएशन परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू डेविएशन परसेंटेज इनटू Z स्कोर, है ना। यहां पर एक फॉर्मूला का कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है वो देखिए। जब आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, यानी कि जब आप 1,00,000 रुपीज को 4% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज। तो प्रैक्टिकली व्हाट वी डिड इज वी कन्वर्टेड द वॉलेटिलिटी या डेविएशन परसेंटेज इनटू क्या, रुपीज टर्म्स की। ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है वन डेविएशन के करस्पॉन्डिंग, मल्टीप्लाइड बाय जेड स्कोर बताता ही क्या है कि कितने नंबर ऑफ डेविएशंस तक जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसको 1.645 से मल्टीप्लाई करा, यू गॉट कि मैक्सिमम लॉस या फिर वैल्यू एट रिस्क कितना है, 6580, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको इसका इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। आप इस 6580 का इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो? देखिए कैसे करेंगे इस 6580 का इंटरप्रिटेशन। तो आप मुझे बताइए, हम कौन सा वाला वार कैलकुलेट कर रहे थे, हम 5% वाला वार कैलकुलेट कर रहे थे। अब आप इसे इंटरप्रेट करके बताइए हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, क्योंकि ये 5% वार निकला है, तो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर 95% कॉन्फिडेंट दैट मैक्सिमम लॉस विल नॉट एक्सीड ₹6580, but still there is a 5% chance losses might exceed 6580 rupees। वही दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ वार। 95% कॉन्फिडेंट कि लॉस विल नॉट एक्सीड इतना, बट देयर इज अ 5% चांस कि लॉस इससे ज्यादा हो सकता है। और ये कब हो सकता है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। और ये ऑन अ पर्टिकुलर डे वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या थी, डेली वार। अगर यही दोस्तों वीकली वार का हमें कैलकुलेशन करना रहता तो हम यहां पर क्या लिखते, इन अ पर्टिकुलर वीक लिखते, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक और चीज है जो कि आपको मुझसे समझनी है वो ये है कि यहाँ पर आईसीआई ने ये बताया नहीं कि डेविएशन कितना है, लेकिन हम समझ गए, हमने ऐसा मान लिया क्योंकि आप डेली वार पूछ रहे हो तो ना ये डेली ही डेविएशन है। लेकिन आईसीआई यहाँ पर क्या कलाकारी कर सकता है कि आपको डिफाइन कर दे कि बच्चों ये जो डेविएशन हम आपको दे रहे हैं ये डेली है, लेकिन हम जो आपसे वार पूछना चाह रहे हैं वो डेली वार नहीं पूछना चाह रहे हैं, इंस्टेड हम आपसे वीकली वार पूछना चाह रहे हैं। अब देखना ये कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक दिन का डेविएशन है, कितना परसेंट, 4%, और आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, 1,00,000। तो एक दिन में आपकी पोजीशन कितनी डेविएट हो सकती है, वन डेविएशन कितने रुपीस के बराबर आएगा, 4,000। और क्योंकि आप 5% रिस्क ऑफ लॉस लेना चाहते हो, यानी आप 5% ही वार चाहते हो, यानी आप कितना कॉन्फिडेंस चाहते हो, 95%, जिसमें से 50% इधर आएगा तो 45% इधर आएगा। तो यहां पर z की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस का 1.645, यानी कि वन डेविएशन इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। तो यहां तक के लिए आपको कितनी बार डेबिट करना पड़ेगा, 1.645 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आया था, 6580 रुपीज। लेकिन ये जो वार निकला था, ये कौन सा वार निकला था, डेली वार। आपको अब कौन सा वार चाहिए, अब आपको चाहिए वीकली वार। तो वीकली वार के लिए जो डेविएशन लगता है ना, वो डेली डेविएशन नहीं लगता है। फिर आपको ये लगता है कि डेविएशन इन अ वीक आखिर कितना हो सकता है। अपने कॉमन सेंस से बताइएगा दोस्तों, मैं आपसे नंबर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे कॉमन सेंस में सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूं कि अगर एक शेयर एक दिन में 4% डेविएट होता है तो क्या वो एक हफ्ते में 4% से कम डेविएट होगा या उससे तो ज्यादा ही डेविएट हो सकता है, ज्यादा ही डेविएट हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में 1 वीक का मतलब 7 डेज नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक हफ्ते में ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ कितने दिन होते हैं, सिर्फ 5 डेज होते हैं, राइट।
दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे सर बहुत ही सिंपल है, अगर एक दिन में कितना डेविएशन है, अगर 1 डे में 4% डेविएशन है तो फिर हफ्ते में कितना डेविएशन आया, इनटू 5 डेज इज इक्वल टू कितना डेविएशन आ गया, 20% डेविएशन आ गया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है मैं उसका कारण बताता हूं। उसका कारण है, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में भी आपको बताया था कि आप डेविएशन पर सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। डेविएशंस आपस में प्लस भी नहीं होते, माइनस भी नहीं होते, मल्टीप्लाई भी नहीं होते और डिवाइड भी नहीं होते। और इस बात का मैंने आपको सबूत दिया था जब हम रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो भी कैलकुलेट करते थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में। तो डेविएशन ऑफ ए को वेट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन लगाकर डेविएशन ऑफ बी को वेट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, स्क्वायर। क्या हमने बिना स्क्वायर करे जोड़ दिया, नहीं, हमने स्क्वायर किया और फिर जोड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि वेरिएंसेस ही आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, ये स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है। डेविएशंस आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आपको डेली डेविएशन को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू वीकली डेविएशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेली डेविएशन का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन, ये बन जाएगा डेली वेरिएंस। और अब आप इस डेली वेरिएंस को 5 डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब ये जो आएगा ये आ जाएगा वेरिएंस उतने टाइम पीरियड का, है ना, जितने टाइम पीरियड से आपने मल्टीप्लाई करा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 5 डेज से मल्टीप्लाई करा तो 5 डेज का वेरिएंस आ गया। अगर आपने यहाँ पर 10 डेज से मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 डेज का वेरिएंस आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए, आप इसका अंडर रूट कर दीजिए तो ये डेविएशन आ जाएगा उतने टाइम पीरियड का, ठीक है। आप इसका क्या कर लेंगे, आप इसका अंडर रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन करस्पॉन्डिंग टू दैट टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करा। तो वैज्ञानिक लोगों ने यहाँ पर एक काम किया, उन्होंने बोला एक काम करो, इधर भी अंडर रूट लगा दो और इधर भी अंडर रूट लगा दो। और ऐसा करने से अब ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो है यहाँ पर तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, डेविएशन टी। और यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा लेकिन टी पर क्या लग जाएगा, रूट, यानी ये बन जाएगा डेविएशन टी इंटू डेविएशन डी इंटू अंडर रूट ऑफ टी। यानी कि डेली डेविएशन को अगर आपको किसी दूसरे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो आपको टी से मल्टीप्लाई करना है या अंडर रूट ऑफ टी से मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट ऑफ टी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अगर मुझे यहां पर वीकली वार पूछा हुआ है तो अब मैं क्या करूंगा वो सुनिए। मैं मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला लिख दूंगा, मैं उसे मैक्सिमम लॉस भी बोल सकता हूं और वार भी बोल सकता हूं। और फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो हमारे केस में कितना है, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज विच इज गिवन एट कितना, 4%। लेकिन अगर मैं डेली डेविएशन जैसा बोऊंगा वैसा पाऊंगा तो मुझे वार या मैक्सिमम लॉस भी क्या मिलेगा, डेली। बट माय टारगेट इज कि मुझे वार जो चाहिए वो कैसा चाहिए, वो मुझे चाहिए वीकली। तो दोस्तों वीकली वार निकालने के लिए मुझे वो जो डेविएशन है उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, कहां पर, ऑन द वीक। और ऑन द वीक स्ट्रेच करने के लिए इनटू टी नहीं करते हैं, अभी मैंने आपको बताया इनटू क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ टी करते हैं। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंडर रूट ऑफ टाइम्स यानी अंडर रूट ऑफ 5 से, 5 डेज इन अ वीक, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये एक दिन का डेविएशन इंटू अंडर रूट ऑफ 5 यानी ये एक हफ्ते का सिंगल डेविएशन आ गया है। लेकिन दोस्तों जो मेरा 5% डेली वार है उसके सामने जेड स्कोर कितना आया था, 1.645। तो मैं यहाँ पर इसको इंटू जेड स्कोर और कर दूंगा 1.645 और ये आ जाएगा मेरा आंसर। आइए अपन आंसर निकालते हैं साथ में। तो आंसर आएगा 1,00,000 इंटू 4%, 4,000 आया, मैंने इसको मेमोरी में प्लस कर लिया। 5 का मैंने अंडर रूट करा, वो आ रहा है 2.236 मल्टीप्लाइड बाय द मेमोरी रिकॉल, और वापस से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.645 से। सो द आंसर इज, आप पहले बता रहे हो मैं पहले बताऊं, आंसर इज 14713, ठीक है, 14713 आ जाता है यहाँ पर आंसर, ठीक है, अगर मुझे वीकली का आंसर निकालना है तो।
तो दोस्तों अब मैं फुल एंड फाइनल फॉर्मूला देखना आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और फुल एंड फाइनल फॉर्मूला में मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर जो डेली का डेविएशन था उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, फॉर्मूला के अंदर ही मैंने इनबिल्ट फीचर डाल दिया कि डेली के डेविएशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट ऑफ टी से। और उसके पीछे पर्पस क्या है, टू स्ट्रेच द डेली रिस्क टू द डिजायर्ड टाइम फ्रेम रिस्क। ऐसा करने से आपको डिजायर्ड टाइम फ्रेम का क्या मिल जाएगा, वार। ठीक है, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से निहार लें, आंख बंद करके वीडियो पॉज करके आप इस फॉर्मूला को बोल के बताइए दोस्तों। तो अपन साथ में बोलते हैं इस फॉर्मूला को, मैक्सिमम लॉस या फिर वार इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू डेविएशन डी परसेंटेज इनटू अंडर रूट ऑफ टी इनटू जेड स्कोर। इज दैट क्लियर? बस ये फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अब जब ये यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, वार का आंसर आ जाएगा, तो थर्ड और लास्ट स्टेप क्या करनी पड़ेगी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ वार। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये यहाँ पर वार के सामने ना कुछ मैंने यहाँ पर z स्कोर लिखे हुए जो मैंने उस टेबल से देखकर लिखे हुए। जैसे अभी हम 5% वार सॉल्व कर रहे थे, ये देखिए ऑरेंज कलर में, तो 5% वार की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1.645। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वार के सामने की ये जो मैंने z के नंबर निकाले वो आप अपनी टेबल पलट लीजिए और ये नंबर वेरीफाई कर लीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि नंबर याद रख के चल जाना, सिर्फ ये 4 ही नंबर है क्योंकि यही कॉमन वार के कैलकुलेशन से जो कि रियल लाइफ में किए जाते हैं और आईसीआई पूछता है। तो वैसे तो आईसीआई ने आज तक वार के सामने जेड का स्कोर दिया है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने दिया है और कायदे से देना भी चाहिए। बट देयर इज ए चांस कि उन्होंने बाय चांस नहीं दिया हो, तो फिर हमें ये ध्यान रहे। ठीक है, तो आप ये, और इसमें भी आप चाहो तो 2.5% वार को आप स्किप कर सकते हो, वो उतना कॉमन नहीं है। तो आप ये 3 नंबर्स ध्यान रख सकते हो, 1% वार, 5% वार और 10% वार। ठीक है, एटलीस्ट ये 3 तो आप ध्यान रख के ही चल जाना, ये और ध्यान रख लो तो दी बेस्ट है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल करवा रहा हूं और वो एग्जाम्पल अगर हो गया तो समझो हमारा वार का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, अ ट्रेडर एट गोल्डमैन सैच्स इज एनालाइजिंग अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एंड प्लान्स टू प्लेस एन ऑर्डर वर्थ $20 लाख। एक बंदा अपॉर्चुनिटी एनालाइज कर रहा है और उसको ऑर्डर प्लेस करने का है कंप्यूटर सिस्टम में $20 का। द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोजीशन इज कितना, $80,000। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन में आपको जो डेली डेविएशन दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है या डायरेक्टली अमाउंट में दे दिया, डायरेक्टली अमाउंट में। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है उसमें क्या आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिर से लिखेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू डेली डेविएशन परसेंटेज करके हम उस डेविएशन को रुपीज में ही तो कन्वर्ट करते थे, रुपीज में ही तो कन्वर्ट करते थे, अब वो डायरेक्टली दे दिया। तो अब आपको फॉर्मूला के अंदर ये दो चीजें ना लिखते हुए डायरेक्टली क्या लिखना पड़ेगा, आपका डेली का डेविएशन का अमाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो डेली डेविएशन हमारा कितना है, $80,000। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ लॉस फॉर दिस ट्रेडर can be $1,50,000 on daily basis with 99% confidence। यानी कि गोल्डमैन वालों ने क्या कर रखा है, इस ट्रेडर के लिए एक लिमिट बांध रखी है कि ये ट्रेडर कोई सा भी ऐसा ही ऑर्डर डाल पाए जिसमें कि 99% कॉन्फिडेंस हो कि इससे ज्यादा लॉस ऑन अ सिंगल डे ना हो पाए। अगर वो कोई सा ऐसा ऑर्डर डालता है जिसमें कि लॉस होने के चांसेस इससे ज्यादा है, तो वो ऑर्डर उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आप इस पर फोकस करें। व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट 1% डेली वार, है ना। अब आप दोस्तों एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये वाला क्वेश्चन मान लो आ गया, आप कैसे करेंगे, तो मेरी मानो सबसे पहली फुर्सत में आप क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना। ठीक है, ओके। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको 1% डेली वार पूछा है, और क्योंकि 1% डेली वार पूछा है तो वार इस तरफ आता है और कॉन्फिडेंस इस तरफ आता है। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि 1% डेली वार पूछा है तो ये 0.01 है, यानी कि पूरा एरिया 0.99 है, और 0.99 में से ये वाला जो एरिया है वो कितना है, 0.50, तो ये एरिया कितना है, 0.49। ठीक है, अब यहाँ पर x बार तो कुछ होता नहीं इन क्वेश्चंस में, जो डेली का डेविएशन दे रखा है उन्होंने वो कितना दे रखा है, $80,000 उन्होंने दे रखा है। ठीक है,
अब हमारी सबसे पहली स्टेप हो जाएगी कि इस वार के सामने, इस पर्टिकुलर वार के सामने हमें ये निकालना है कि आखिर z स्कोर कितना है। ठीक है, तो वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर वो टेबल का कुछ एक्सेप्ट देंगे, और वो भी नहीं दिया तो फिर रटा हुआ नंबर आपको याद रखकर जाना पड़ेगा कि 1% वार के सामने z स्कोर कितना हो। मैंने पिछले वाले डायग्राम में बताया था। अभी के लिए अपन देखते हैं कि टेबल में से कैसे देखना। तो टेबल हम कौन सी यूज करते हैं, विच प्रोवाइड्स अस द एरिया बिटवीन मीन एंड जेड। सो दिस इज द मीन, दिस इज द जेड, इसके बीच में एरिया कितना है 0.49। ठीक है, तो अब आप प्लीज यहाँ पे 0.49 मत देख लेना, 0.49 एरिया नहीं, ये तो 0.49 जेड है, हमें तो 0.49 एरिया देखना है। तो टेबल में नंबर्स में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। आइए दोस्तों, 0.49 के सामने ये रहा 0.49, 0.49 के सामने z की वैल्यू आती है 2.3 और 3। ठीक है, 2.33 है ना। तो यहां पर आए हम और हमने z स्कोर कितना लिख दिया 2.33। इतना मैं समझदार हूं, मुझे समझता है कि z का नंबर माइनस में, लेकिन इसको माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है कि सब लॉस की कैलकुलेशन चल रहे हैं। ओके, z स्कोर पता करने के बाद अब आप अपना फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लॉस और वार, वैल्यू एट रिस्क, इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू डेली का डेविएशन परसेंटेज इनटू अंडर रूट ऑफ टी इनटू जेड स्क्वायर, जेड स्कोर। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज टर्म्स में नहीं दे रखा है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हमें डेविएशन रुपीज में ही दे रखा है, तो इन दोनों के बदले में, है ना, इन दोनों के बदले में हम तो डायरेक्टली कितना लिख देंगे $80,000, और ये $80,000 डेली का डेविएशन है। अब आपको यहाँ पर जो वार पता करनी है वो कौन से टाइम फ्रेम की पता करनी है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको वार कौन सी पता करनी है, डेली वार। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको डेली वार पता करनी है तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ टी में अंडर रूट ऑफ टाइम फ्रेम क्या आ जाएगा 1। हाँ, यही अगर आपको टाइम फ्रेम में वीकली वार पता करनी रहती तो आप यहाँ पर टाइम फ्रेम में क्या लिख देते, 5 लिख देते। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी के लिए अंडर रूट ऑफ 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर रूट करके देख लो यार, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना। एक्चुअली ये कोई मीनिंगलेस कैलकुलेशन हो गया ना अभी, क्योंकि डेली का डिवीजन दिया तो ऑब्वियसली डेली का ही वार निकलेगा। ये कब काम में आता है, जब वो कुछ अलग टाइम फ्रेम पर ले जाना चाहे। तो अभी के लिए या तो आप अंडर रूट ऑफ 1 लिख सकते हो या इसको स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। इनटू जेड स्कोर, अभी हमने निकाला था जेड स्कोर कितना था 2.33। दोस्तों आंसर बोलेंगे कितना आता है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.33। ठीक है, सो 80,000 इंटू 2.33 ये आता है 186,400। यानी इस बंदे को इस पोजीशन में हद से हद कितना लॉस हो सकता है 186,400। इसका इंटरप्रिटेशन करके बताइए। 1% और 99%, देर इज ए 99% कॉन्फिडेंस कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, बट देर इज स्टिल 1% चांस कि इससे ज्यादा लॉस हो जाए इस ट्रेडिंग पोजीशन में। दोस्तों यहां पर इनका क्या कहना है कि जो मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ लॉस है वो कितनी है, $1,50,000 ही है ऑन अ डेली बेसिस। तो क्या ये ट्रेड पास थ्रू हो पाएगा सिस्टम से? नहीं, उनका रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसको रिजेक्ट कर देगा और बोलेगा कि इतना ही आपका रिस्क का लिमिट है, जबकि आप जो रिस्क ले रहे हो वो कितनी 186,400, योर ऑर्डर कैन नॉट गो थ्रू। अब आप अपना जो ट्रेड का अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, उसे आप कम कीजिए और इस लिमिट के अंदर लेकर आइए। तो अब दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, कैलकुलेट मैक्सिमम पोजीशन साइज दैट अ ट्रेडर कैन प्लेस ऑर्डर फॉर, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने का ऑर्डर डाल सकता है भाई। अब आप $20 लाख का ऑर्डर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि $20 लाख के ऑर्डर पर तो जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है 186,400 आ रहा है, जबकि आप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकते हो 1,50,000। तो अब आपका जो ऑर्डर का वर्थ होगा वो $20 लाख होगा या उससे कम, उससे कम। कैसे निकालेंगे, आपको क्लिक हो गया होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिंस $186,400 का लॉस होता है कब, तब जब हम कितने का पोजीशन लें $20 लाख का, तो फिर $1,50,000 का ही लॉस करना हो तो कितने की ट्रेडिंग पोजीशन लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1,50,000 इंटू 20 लाख डिवाइडेड बाय 186,400, यानी आंसर आ रहा है 160944
2। ये देखिए 1609442 इज द मैक्सिमम पोजीशन साइज। क्या है, क्लियर है सबको? ओके। अब दोस्तों ये यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक डेली के डेविएशन को एक दूसरे टाइम फ्रेम के डेविएशन में कैसे कन्वर्ट करना, तो वो सिंपल हम कैसे कर लेते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय टी की बजाय क्या, अंडर रूट ऑफ टी, है ना। अब आप उसकी बजाय ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपने वार निकाल लिया है, डेली वार निकाल लिया कि एक दिन का मैक्सिमम लॉस कितना है, तो उसको किसी अलग टाइम फ्रेम के वार पे निकालने के लिए भी आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टी। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर आप इस फॉर्मूला में के माध्यम से मुझसे समझिए कि अगर आपने यहां अंडर रूट ऑफ टी नहीं करा तो आपका वार हमेशा कौन सा आएगा, डेली। पर अब अगर आपको एक स्पेसिफिक डेली वार को किसी दूसरे टाइम फ्रेम के वार में कन्वर्ट करना है तो कोई बात नहीं, या आप डेली का वार उठाओ और इसको मल्टीप्लाई बाय अप कर दो अंडर रूट ऑफ टी, तो वो आपका उतने टाइम फ्रेम का वार आ जाएगा, राइट। यानी या तो डेविएशन को इनटू अंडर रूट ऑफ टी कर दो तो डायरेक्टली उस टाइम फ्रेम का वार आएगा, या फिर डेविएशन को उतना ही रहने दो तो ये वार डेली आएगा, और बाद में इसको मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टी कर दो तो ये वार उस टाइम फ्रेम का आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दी है ना दोस्तों। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज भी मैंने आपको बता रखे, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ऐसा माना जाता है दैट 1 वीक हैज गॉट 5 ट्रेडिंग डेज, 1 मंथ हैज गॉट 20 ट्रेडिंग डेज, सेमिनियल पीरियड हैज गॉट 125 डेज, और एनुअल पीरियड हैज गॉट आइदर 250 और 252 ट्रेडिंग डेज। ये वैसे क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करे तो आप अजम्पशन लिखकर आ जाना दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट 1 डे हैज गॉट 250 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, ओके दोस्तों ये देखिए यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है, अगर डेली वार आपको कितना दे रखा है, $10,000, तो अब आप वीकली वार कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल $10,000 को आप मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वीकली वार का अमाउंट आ जाएगा। और उसी तरीके से मंथली एनुअल वार के लिए हम अंडर रूट ऑफ 20 और अंडर रूट ऑफ 250 से उसी $10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ वार चेंज करने का क्वेश्चन आ जाए, और ये अभी तक आईसीएआई ने पूछा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट बच्चों पर कर रखा है, तो फिर वो हो सकता है आपसे कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करवा दे। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करने का क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए कि उन्होंने बोल रखा है कि 1% डेली वार, 1% डेली वार इज इक्वल टू $6540। सपोज करो उन्होंने ऐसा लिख दिया कि भाई 1% डेली वार हमने कैलकुलेट करी वो इतनी है, तो अब आप बताइए कि 5% डेली वार आखिर कितनी होगी, 5% डेली वार आखिर कितनी होगी। और हो सकता है कि आईसीआई इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले, तो जनरली बच्चा जिसको नहीं आता होगा वो क्या बोलेगा, यार 1% में इतना अमाउंट आता है तो 5 में कितना, तो वो सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई करके और वन ऑफ द आपका एमसीक्यू से आईसीआई टैली भी करवा देगा ना, पर ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि 1% डेली वार के करस्पॉन्डिंग आखिर जेड स्कोर कितना होता है, तो 1% के करस्पॉन्डिंग जेड स्कोर है ना, तो 1% के करस्पॉन्डिंग हमने जेड स्कोर की वैल्यू 2.33 देखी थी शायद, क्योंकि 1% वार चाहिए मतलब 99% कॉन्फिडेंस चाहिए, और 99% कॉन्फिडेंस चाहिए मतलब एरिया की टेबल में मीन से जेड का एरिया कितना होगा, 0.49, और 0.49 की दोस्तों अपन ने वैल्यू देखी थी ना, 0.49 की वैल्यू क्या आ रही थी, 2.33, राइट। तो यहाँ पर 1% डेली वार के सामने जो जेड स्कोर आता है वो कितना आता है, 2.33। दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि 5% डेली वार के सामने आखिर जेड स्कोर कितना आता है, तो 5% डेली वार यानी 5% वार है तो 95% कॉन्फिडेंस है, 95% कॉन्फिडेंस है तो 0.5 एरिया तो राइट साइड का हो गया, 0.45 एरिया हो जाएगा बिटवीन बिटवीन मीन एंड जेड। तो 0.45 एरिया के सामने अब आप क्या देखेंगे, आपके जेड की वैल्यू क्या आती है, 1.645, तो यहां पर यह आता है 1.645। तो जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है ना, वो ऐसा नहीं लगाना कि सिंस 1 के सामने इतना है तो 5 के सामने कितना होगा, एक्चुअली जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है वो यहां पर इनके करस्पॉन्डिंग जेड स्कोर में लगाना पड़ेगा कि 2.33 z के सामने ये आंसर है तो 1.645 के सामने कितना होगा। तो अब आप जरा कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, 6540 इंटू 1.645 डिवाइडेड बाय 2.33, आंसर आता है 4617। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 4617 आंसर, और ये सुन के भी देखना सही लग रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि 1%
डेली वार का मतलब होता है कितना कॉन्फिडेंस, 99% कॉन्फिडेंस। अब आप 99% किसी को गारंटी दे रहे हो कॉन्फिडेंस, तो आपके लॉस का अमाउंट ज्यादा ही आएगा। और यही अगर आप 95% कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो अरे 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि देखना इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो ये अमाउंट कम ही आएगा। और वो कब कम आएगा, जब आप सीधे वार या कॉन्फिडेंस पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उनके करस्पॉन्डिंग जेड स्कोर पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये बात दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको समझा कर दे रखी है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करना हो तो आपको यूनिटरी मेथड लगानी है, हाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हाँ, लेकिन किस पर करना है, ऑन करस्पॉन्डिंग जेड नंबर। क्वेश्चन नोट क्या है कि आप डायरेक्टली वो वार के परसेंटेज में मत कर देना, ये मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो आप देख लेना चैंपियंस बुक से। अरे वाह, ये हमारे यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल पोर्शन ही कंप्लीट हो गया रिस्क मैनेजमेंट का। तो सिंपल मैं अगर आपको क्विकली रिवाइज करवाऊं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो भी उन्होंने वार दे रखा है, स्टेप 1 में आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या पता करना है, जेड स्कोर पता करना है। और वो पता करने के लिए हमें या तो एग्जाम में टेबल दी होगी या डायरेक्टली दे रखा होगा कि इस वार के सामने जेड स्कोर ये है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, मैक्सिमम लॉस का या वार का। फॉर्मूला क्या, एक बार रिपीट कीजिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू डेली का डिवीजन परसेंटेज इनटू अंडर रूट ऑफ टी इनटू जेड स्कोर, है ना। जो जो डेटा अवेलेबल हो डेटा डालना है, आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद उसका स्टेप 3 में इंटरप्रिटेशन लिखकर आ जाना है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चैंपियंस बुक के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए मैं वो दोनों क्वेश्चन आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो बहुत ही ईजी है, इसमें सच कोई दिक्कत आती ही नहीं है स्टूडेंट को, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। कंसीडर अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ रुपीज 200 lakhs investment in the share of XYZ and 200 lakhs का इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ ABC। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो में दोस्तों 2 शेयर्स हैं, जिसमें से एक में इन्वेस्टमेंट है 200 lakhs और दूसरे में भी है 200 lakhs का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये इन्होंने हमें डेली का स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है ऑफ बोथ द शेयर्स, कितना है 1%। पहले शेयर का भी डिवीजन 1% है, दूसरे शेयर का भी डिवीजन कितना है 1%। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0.3। ये इन दोनों के बीच का कोरिलेशन है। कोरिलेशन क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिवीजन में बताया था। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द 10 डे। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर आईसीआई ने हमारे खिलाफ चाल चल दी। उन्होंने जो वार पूछा है वो 1 डे वार पूछा है, 10 डे वार, 10 डे वार, लेकिन जो डिवीजन दे रखा है वो कैसा दे रखा है, डेली दे रखा है। कोई बात नहीं दोस्तों, निपट लेंगे। हमें वार कैलकुलेट करना है, शेयर्स का वार कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो का वार कैलकुलेट करना है। हमें दोस्तों यहाँ पर पोर्टफोलियो का वार कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अभी के लिए आप स्किप कर दो, हमें पोर्टफोलियो का वार कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो हमें ये जो हमें 99% वार, अब यहाँ पे ना आइडियली आईसीआई को लिखना चाहिए था 1% वार, लेकिन ये इन्होंने क्या लिख दिया 99% वार। एक्चुअली 99% वार नहीं होता है, फिर वो 99% कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन भूल चूक लेनी देनी आईसीआई की एग्जाम्स में, तो अपन इसको 99% कॉन्फिडेंस इंटरप्रीट करेंगे यानी 1% वार। तो 1% वार के लिए दोस्तों अब हमें करस्पॉन्डिंग जेड स्कोर लगेगा, ठीक है। अब वो करस्पॉन्डिंग जेड स्कोर हम कैसे देखेंगे, तो 1% वार यानी 99% कॉन्फिडेंस। 99% कॉन्फिडेंस यानी 0.49 के सामने की वैल्यू, 0.49 के सामने की वैल्यू क्या थी 2.33। तो आप यहाँ पर सबसे पहली स्टेप में Z का स्कोर पुल अप कर लीजिए। फ्रॉम द नॉर्मल टेबल वी सी दैट Z स्कोर इज कितना 2.33, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। सो फॉर्मूला देखना है यहाँ पर कैसे लगेगा, मैक्सिमम लॉस या फिर वार इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इनटू डेली का डेविएशन परसेंटेज इनटू अंडर रूट ऑफ टी इंटू क्या, जेड स्कोर, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। हमने जेड स्कोर तो पता कर ही लिया है ना, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी हमें पता चली गया, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। क्या डेली का डिवीजन परसेंटेज इन्होंने दे रखा है, हाँ दे रखा है, पर ध्यान दीजिए वो जो हमसे वार पूछ रहे हैं वो इंडिविजुअल शेयर्स का पूछ रहे हैं या पोर्टफोलियो का पूछ रहे हैं, वो हमसे पोर्टफोलियो का पूछ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने डिवीजन दे रखा है वो किसका दे रखा है, शेयर्स का। तो हमें किसका डिवीजन निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप पोर्टफोलियो के लॉस का कैलकुलेशन कर रहे हो तो यूनिट पोर्टफोलियो का डिवीजन। तो अब आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगा देंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वाला, है ना, वो बड़ा सारा फॉर्मूला जो मैंने पोर्टफोलियो के रिवीजन में आपको बताया था। सो इट इज डिवीजन ऑफ ए इनटू वेट ऑफ ए का
होल स्क्वायर प्लस डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 डेविएशन ए वेट ए डेविएशन बी वेट बी कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब अभी आईसीआई के फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान मत देना, उन्होंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, मैंने अंडर रूट यहाँ से हटाकर उन्होंने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, मैं डिवीजन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उन्होंने पहले वेरिएंस कैलकुलेट करा, बाद में उसका अंडर रूट कर दिया, अपन तो डायरेक्टली डिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब आप डिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए डेटा फिट करेंगे। तो बताइए डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी ए कितना है, 1%, तो आप यहाँ पर लिख देना 1 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए। तो दोनों में हमने आधा आधा पैसा लगाया है, क्योंकि 200 लैक्स यहाँ पर और 200 लैक्स यहाँ पर, यानी दोनों का वेटेज इन द पोर्टफोलियो कितना है, हाफ हाफ। सो 1 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस वापस से 1% का डिवीजन दूसरे शेयर्स का भी, उसका वेट कितना है 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1% का डिवीजन इंटू वेट ऑफ ए इंटू 1% डिवीजन अनदर सिक्योरिटी का इंटू वेट ऑफ अनदर सिक्योरिटी इंटू द कोरिलेशन नंबर विच इज 0.30, ये दे रखा है। बस अब आप इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करना दोस्तों, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, देखे जरा कौन जीतता है रेस में। 1 इंटू 0.5 है ना, इसको स्क्वायर करा 0.25 मेमोरी में प्लस, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा मेमोरी में प्लस 2 इंटू, ये सब करते हैं 2 इंटू 1 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 0.5 इंटू 0.15 मेमोरी रिकॉल, ये कितना आ रहा है 0.65% आ रहा है। तो ये आ गया हमारा पोर्टफोलियो का डेली डेविएशन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो का डेली डेविएशन भी मिल गया। बस अब इस पोर्टफोलियो के डेली डेविएशन को अंडर रूट ऑफ टी से कर देंगे, और वो अंडर रूट ऑफ टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10, अपना आंसर ही आ जाएगा, देखिए यहाँ पर। ओके, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना लेंगे, 200 लैक्स या 400 लैक्स, 400 लैक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा 400 लैक्स इनटू डेली का डिवीजन कितना आया 0.65%। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपका तो आंसर ही मैच नहीं करा, इनका तो आंसर ये रुपीस में आया है। तो आप एक काम करो, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 400 इंटू 0.65%, ओ तो ये तो 2.6 ही आया है। हाँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अभी यहाँ पर अपन देखते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है अभी देखते हैं। 0.65% इंटू, है ना 0.65% ही आ रहा है ना आंसर, इंटू अंडर रूट ऑफ टी, यानी अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10 यहाँ पर, और इंटू जेड स्कोर, जेड स्कोर हमने निकाला था कितना 2.33। ठीक है, करते हैं दोस्तों इसको 400 इंटू 0.65%, और इसको मैंने मेमोरी में प्लस कर दिया, 10 लिखकर मैंने उसका अंडर रूट करा, मल्टीप्लाई बाय 2.33 करा, मल्टीप्लाई बाय मेमोरी रिकॉल कर दिया, तो आंसर यहाँ पर आ रहा है 19 पॉइंट। ओ तो एक मिनट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये कैलकुलेशन में देखना जरा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई क्या। 1 इंटू 0.5 करा और उसका स्क्वायर 0.25, वापस से मेमोरी प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.3 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। ओ एक 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 छोटा सा एरर हो गया मुझसे, मैंने 0.65 लिखा विच इज़ रॉन्ग, ये 0.65 का ना अंडर रूट करना मुझसे रह गया। तो एक मिनट, है ना, एक मिनट ये देखिए यहाँ पर, है ना, ये हमने 0.65 जो निकाला है ना, ये 0.65 क्या है, ये वेरिएंस है। अब इस 0.65 का हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट, तो 0.65 का अंडर रूट करा तो ये आता है 0.8062% आता है पोर्टफोलियो का डेविएशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, हाँ है, हमारे पास यहाँ पर डेली का डिवीजन है, हाँ पोर्टफोलियो का। ठीक है, और फिर अंडर रूट ऑफ टी हम कर लेंगे ताकि हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर लेकर आ पाए, और जेड स्कोर भी हमारे पास है, और वो हमने पहले ही निकाल लिया था, जेड स्कोर कितना था 2.33, एंड नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जगह कितना लिखेंगे, पोर्टफोलियो का अमाउंट लिखेंगे, कितना 400 लैक्स इनटू डेली का डिवीजन परसेंटेज कितना आता है 0.8062%। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर अपना तो इनसे आंसर टैली नहीं हो रहा है, तो इनका आंसर रुपीज़ में, अपना आंसर परसेंटेज में। अगर आप 400 लैक्स का इतना निकाल लेंगे तो देखिए वो इससे टैली हो जाएगा। मैं करके बताता हूँ, 400 इंटू 0.8062%, ये देखिए टैली हो रहा है 3.2248 लैक्स, है ना, इंटू अंडर रूट ऑफ 10, सो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, इनटू क्या कर लेंगे, जेड स्कोर यानी कि 2.33। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 400 इंटू 0.8062% इंटू
अंडर रूट ऑफ 10, तो मैं इसको मेमोरी में प्लस करता हूँ, 10 का अंडर रूट लिया इंटू 2.33 इंटू मेमोरी रिकॉल, आंसर आ रहा है दोस्तों, मेरा भी आंसर आ गया, आपका आ गया क्या, 23.76 लैक्स आता है आंसर। और जो हमारा यहाँ पर टैली होता है, ये फ्रैक्शनल डिफरेंसेस है, उसके पीछे रीजन ये है कि अपना जो अपन ने आंसर लिया वो ज्यादा एक्यूरेट लिया, इन्होंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है ना, इतना डिफरेंस टॉलरेबल होता है एग्जाम में, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होता है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना बच्चों को सिर्फ एक ही डाउट होता है, और वो डाउट ये होता है कि सर आईसीआई यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर रहा है ना, तो ये ना मैं आपको समझा तो सकता हूँ, लेकिन मतलब बच्चे यहाँ पे एक डाउट पूछे, सर वेट तो लिया ही नहीं, तो वेट उनको लेने की जरूरत ही नहीं, जब वो अमाउंट ही 2 लाख ले रहे हैं आउट ऑफ द 4 लाख, और 2 लाख का 1% कैलकुलेट करके वो 2 लिख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वेटेड अमाउंट ही लिखा हुआ है, तो उन्हें फर्दर वेट का यहाँ पर इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आईसीआई ने जो कैलकुलेशन करा है वो परसेंटेज की बजाय रुपीज में करा है, लेकिन ये एकमात्र क्वेश्चन है जहां पर रुपीज में करा है, बाकी हमारी आदत कौन सी होती है, परसेंटेज वाली, तो मैंने आपको परसेंटेज वाला प्रेजेंटेशन यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आप आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए, जैसे इन्होंने दे रखा है द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर एट द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99% इज कितना, 2.33, तो ये डायरेक्टली उन्होंने जेड की वैल्यू दे दी है ना। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, आपने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि बंदा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आखिर कितना कर सकता है, और वहां पर उन्होंने बोल रखा है कि उसका जो वैल्यू एट रिस्क होना चाहिए, यानी जो वार होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका बैंक में बैलेंस कितना है, और जितना बैंक में बैलेंस है वही क्या है, उसका वार है। यानी इस क्वेश्चन में वार हमसे कैलकुलेट नहीं करवाया है, वार से हमें रिवर्स में कैलकुलेट करवाए कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। यानी आज तक के क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिवन होता था, हमें वार निकालना होता था, इसमें वार हम डिफाइन कर देंगे किसके बराबर, उसके बैंक बैलेंस के बराबर, और रिवर्स में हमें निकालना पड़ेगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि उसका वार कितना है, और वार वुड बी इक्वल टू द बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस के लिए आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि उसका उसने मंडे मॉर्निंग को कितने करोड़ रुपीस ट्रांसफर करे, 11 करोड़, तो ये आ जाएगा उसके बैंक बैलेंस में। दूसरा एक उसका एक फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर मैच्योर हुआ है, वो इतने का हुआ है, वो इसके बैंक बैलेंस में काउंट हो जाएगा, ठीक है, और आपको क्लास में समझाए थे सब क्यों हो जाएगा। और लेकिन बैंक को कितना मिनिमम बैलेंस चाहिए, 1000, तो ये हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वेयर द वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट, तो क्योंकि बैंक को मिनिमम बैलेंस इतना चाहिए इसलिए हटा देंगे। तो अब आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में, जरा कैलकुलेटर में करना, आप यहाँ पर 11 करोड़ करना है ना, और 11 करोड़ में 11 करोड़ को मैं एक काम करता हूँ, 11 इंटू 100 कर लेता हूँ, तो ये 1100 लैक्स हो जाएगा, और उसमें से ये वाला अमाउंट, यानी आप इसको इंटू 1 लाख भी कर दो तो ये हो गया 11 करोड़ ऑन द कैलकुलेटर। उसमें प्लस कर लेंगे आप 63, 42, 560, ठीक है, उसमें से माइनस आप क्या कर देंगे, 1000। सो आपका जो बैंक में लाइंग बैलेंस है वो आता है 1163,41560, और यही आपका क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वार के फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और वार का मैंने अब आंसर निकाल लिया है कि जो मेरा वार का नंबर आता है वो इतना आता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें वार का तो अमाउंट पता ही चली गया है कि हमारा वार का अमाउंट इसके बराबर है, ठीक है। ओके, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आपने पढ़ लिया होगा, तो क्वेश्चन मार्क ये कि हम कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको चाहिए कि आखिर डेली का डिवीजन कितना है, तो इसके लिए आईसीआई ने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक एक्स सिक्योरिटी दे रखी है और एक वाई, मतलब ये क्वेश्चन में 2 शेयर्स है ना, अपन यहाँ पर वाई को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं क्योंकि जिसने एक्स कर लिया वो वाई भी कर लेगा। अब वाई का आपको यहाँ पर डिवीजन पता करना पड़ेगा, तो आईसीआई ने यहाँ पर रेडीमेड डिवीजन नहीं दिया। डिवीजन कैसे पता करते हैं, प्रोबेबिलिटी के कॉलम को पी से डिनोट कर देंगे, रिटर्न्स को एक्स से डिनोट कर देंगे, तो अगला कॉलम क्या बन जाएगा, P इंटू एक्स, P इंटू एक्स का जब आप टोटल कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स बार। एक्स बार के बाद आप क्या निकाल लेंगे, डी एक्स, और डी एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार से, यानी एक्स का कॉलम लेना और उसमें से क्या माइनस कर देना, एक्स बार, ठीक है। अब आप उसी डी एक्स का क्या कर देना, स्क्वायर, और उसी में क्या कर लेना, इंटू पी, तो जो समेशन ऑफ पी डी एक्स स्क्वायर आएगा दैट वुड बी टर्म्ड एज वेरिएंस, और उसका अगर आप अंडर रूट कर दोगे तो दैट वुड बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड डिवीजन। ऐसा करने से आपका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल जाएगा। तो ये देखिए इन्होंने ये सब इतनी मेहनत कर रखी है,
और उन्होंने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दिया। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ रहा है, 1.14% है ना। वो सिंपल सी बात है, रिटर्न का डेटा परसेंटेज में है तो डिवीजन भी किस में आएगा, परसेंटेज में। तो अब आपको यहाँ पर डिवीजन का भी आंसर मिल गया 1.14%। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है और वो आईसीआई ने छोड़ रखा है कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन ये था कि सर ये जो रिटर्न के परसेंटेज हैं ये डेली हैं या फिर किसी और टाइम फ्रेम में। तो आईसीआई ने मान के चला है कि ये डेली मैंने आपको डिवीजन दे रखे हैं, तो उन्होंने इसको इस डिवीजन को कैसा अज्यूम कर लिया था, डेली डिवीजन अज्यूम कर लिया था। तो अपने भी ध्यान रख लेना है कि अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो इसको डेली डिवीजन हमें मान लेना है, ठीक है। ओके कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, पर देखिए सर यहाँ तो वीक लिखा है, तो उन्होंने वीक इस डेटा के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने बोला स्टॉक्स एक्स एंड वाई आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द वीक बट द डेटा इज नॉट वीकली, द डेटा इज डेली, ठीक है। तो आपको डेली का डिवीजन मिल गया, कोई बात नहीं। अगर आपको वीक पर जाना है तो आप यहाँ पर अंडर रूट ऑफ टी करेंगे। अब वीक का वैसे तो मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 5, लेकिन क्वेश्चन ने कहीं पर बोल रखा है कि वो एक हफ्ते में जो पोजीशन रखता है उसे 4 डेज के लिए रखता है। ये देखिए यहाँ पर कि सिंगल स्टॉक में इन अ वीक पोजीशन कितने डेज के लिए रखता है, 4 डेज के लिए। तो यहाँ पर आप किस पर जाएंगे, अंडर रूट ऑफ 4 पर जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके और जेड स्कोर भी आपके पास आ गया, हाँ आपके पास जेड स्कोर भी आ गया। तब आप इजीली क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। आईसीआई ने इस फॉर्मूला में डेटा डालकर करने की बजाय उन्होंने यहाँ पर ये टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को मत देखना, आप सबसे पहले इस फॉर्मूला से आंसर निकाल लेना और बाद में इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। दोस्तों ये हमने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट करा। अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, वो भी मैं आपको करवा दूं, क्योंकि इससे भी 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। ओके तो यहाँ पर थ्योरी पोर्शन में मतलब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जैसी थ्योरी है कि रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो कंपनी में किन किन तरह की रिस्क फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली होती है स्ट्रेटेजिक रिस्क, यानी जो आप कर रहे हो आपका बिजनेस मॉडल ही फेल हो जाए, वो बिजनेस मॉडल ही आउटडेट हो जाए। सो कंपनीज स्ट्रेटेजी बिकम्स लेस इफेक्टिव ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, shifts in the customer demand and new competitor. This is one of the kind of the risk. The another kind of the risk is compliance risk, कि आप कोई compliance का फेलियर कर दिया और उसके बाद जीएसटी का इतना बड़ा नोटिस आ गया आपके ऊपर कि अब आपकी कंपनी पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो गई। जैसे वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़ी एजीआर की डिमांड आ गई थी एंड कंपनी वेंट इनटू नियर टू बैंकरप्सी रिस्क, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, compliance risk, that you failed to comply with the rules regulations and now you are facing penalties. ऑपरेशनल रिस्क, आपने थोड़े दिनों पहले पढ़ा होगा कि आईडीएफसी बैंक में फ्रॉड उजागर हुआ है, 590 करोड़ रुपीस का फ्रॉड। व्हाट इज दैट? दैट्स एन ऑपरेशनल रिस्क कि बैंक के कुछ एम्प्लॉइज ने मिलकर फ्रॉड कर दिया गवर्नमेंट के अकाउंट्स में, एंड दैट्स एन ऑपरेशनल रिस्क कि उनका जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम था वो फेलियर हो गया, राइट। फिर इसके बाद चौथी रिस्क कौन सी होती है? फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशंस, यानी कि बैलेंस शीट। अब कौन कौन सी फाइनेंशियल रिस्क होती है? देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क, कि आपने लोगों को गुड्स उधार में बेचे और अब वो आपका पैसा नहीं दे रहे, या आपने लोन्स एंड एडवांसेस लोगों को दिए और अब वो आपका पैसा नहीं लौटा रहे हैं, राइट। फिर दूसरी रिस्क होती है पॉलिटिकल रिस्क। और नॉर्मली पॉलिटिकल रिस्क कब होती है? नॉर्मली तब होती है जब हमारे देश की कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस करे, राइट। तो जब मान लीजिए इंडिया की कंपनी चाइना की कंट्री में जाकर अगर बिजनेस करें, सो देयर अराइजेस अ पॉलिटिकल रिस्क। जनरली ये तब अराइज होगी। वो कैसी कैसी रिस्क होती है? हो सकता है वो कॉन्फिस्केशन कर ले हमारी एसेट्स का, इंडिया चाइना में अगर गलवान क्लैश हो जाए और वो हमें परेशान करने के लिए, चाइना वाला इंडिया वाले को परेशान करने के लिए इंडियन कंपनीज की एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर ले, या फिर उनके प्रोडक्ट्स पर प्राइस कंट्रोल लगा दे कि बॉस ये प्रोडक्ट इससे ऊपर में नहीं बेच पाएगा, रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप यहाँ से बोरोइंग नहीं कर सकते, या फिर हमारे पेटेंट के ऊपर वो इनवैलिडेशन कर दे, फेक वो हमारे ऊपर कोर्ट में केस लगा दे, बैन हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ द लुक, कि आप चाइना की करेंसी को कन्वर्ट करवा के इंडियन रुपीज में नहीं लेकर जा सकते। दिस आर द पॉलिटिकल रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसे हम वैसे ज्यादा डिटेल में आईआरआरएम चैप्टर में पढ़ते हैं, बट इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर बोरो कर रखा है तो आपको रिस्क क्या होगी? कहीं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ न जाए। अगर आपने फिक्स रेट्स पर बोरो कर रखा है तो आपको रिस्क क्या होगी? कहीं इंटरेस्ट रेट्स गिर न जाए और मुझे उसका बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा, बिकॉज आई बोरोड एट द फिक्स रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स गिर गई, मैं क्या करूं? मुझे तो फिक्स रेट्स पे करना है। करेंसी रिस्क, इसे हम बहुत डिटेल में दोस्तों फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। वैसे करेंसी रिस्क का मतलब होता है कि अगर रुपया डिप्रीशिएट हो जाए, रुपया डिप्रीशिएट हो जाए मतलब अगर $1 = 90 है तो 90 से क्या हो जाए 100, मतलब रुपी डिप्रीशिएट है। इससे नुकसान किसको होता है? इंपोर्टर्स को, क्योंकि उनको उसी $1 के लिए अब ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। उसी तरीके से अगर रुपया अप्रीशिएट हो जाए तो नुकसान किसको होगा? टू द एक्सपोर्टर्स। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि हमारे पेमेंट्स ड्यू है बट हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, इनएबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटीज व्हेनेवर दे बिकम ड्यू, ठीक है। तो
ही हमने देखा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क दैट यू फेस व्हेन यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये जो रिस्क है इनका इवैल्यूएशन हम स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी के लिए रिस्क क्या होती है कि कहीं डेट इक्विटी रेशियोज ना बढ़ जाए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि कंपनी ने अगर किसी को लेंडिंग कर रखी और वो डिफॉल्ट कर दे। या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेलियर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक फेलियर होते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, राइट। ओके अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से कि आईसीआई हिट करता है वो ये है कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क कैसे करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद आप रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे। और क्योंकि हम सीए का कोर्स कर रहे हैं इसलिए हमारे काम की सिर्फ कौन से रिस्क है, अभी फाइनेंशियल रिस्क। ये जो हमने इतनी सारी रिस्क पढ़ी थी ना, ये 1 2 3 4, उसमें से सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और आइडेंटिफाई हो गई तो मैनेज कैसे करेंगे वो हमसे आईसीआई पूछ रहा है। यानी ये सारी रिस्क हमें देखना है कि काउंटर पार्टी रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, पॉलिटिकल रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये देखिए काउंटर पार्टी रिस्क हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसकी ना हमें कुछ हिंट्स मिलने लग जाएगी। आप इस यहाँ पर अजम्पशन लेकर चलिए कि मैं कंपनी हूँ और मैंने किसी दूसरी कंपनी जो मेरी कस्टमर है, मैंने उसको, मेरा उसके साथ व्यापार है, मेरा उसके साथ व्यवहार है और मैं उसको डेली बेसिस पर गुड्स सेंड करता हूँ और मेरा लमसम कुछ 200-500 करोड़ रुपया उससे लेना बाकी है। अब दोस्तों वो जो कंपनी है इट फेल्ड टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो जब वो कंपनी जो मेरी कस्टमर थी इट फेल्ड टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो वो कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगी नहीं, तो उसको उसका कस्टमर पैसा देगा नहीं, तो क्या वो मुझे पैसा देगी नहीं। दैट अराइजेस, देयर अराइजेस काउंटर पार्टी रिस्क। या फिर दोस्तों उस कंपनी के ऊपर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लग गए, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लग गए तो मेरा भी पैसा डूब गया। या फिर फॉरेन गवर्नमेंट ने कुछ उसके ऊपर हॉस्टाइल एक्शन ले लिया, या फिर उसको थर्ड पार्टी ने उसका पैसा डुबा दिया, या फिर वो बन गया क्या, बैंकरप्ट। तो ये सब क्या हो जाता है, काउंटर पार्टी रिस्क, और ये हमें हिंट्स मिल जाती है, राइट। अब जैसे ये हिंट मिले तो आपको मैनेज कैसे करना है इस रिस्क को। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ड्यू डिलिजेंस करना है कि हम जिसको उधार दे रहे हैं वो उधार देने लायक भी है या नहीं, उसका ड्यू डिलिजेंस करो। करा आपने ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद एक बात ध्यान रखो कि आप सिंगल एंटिटी को बहुत सारा, मतलब एक सिंगल कस्टमर को बहुत सारा उधार मत दो, क्योंकि वो डूबा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे, ऐसा हो जाएगा। तीसरी बात, आप उसका एक एक्सपोजर लिमिट मान दो कि यार हम मैक्सिमम आपको 50 करोड़ का उधार दे सकते हैं, और इस लिमिट को आप समय समय पर रिव्यू भी करो, ठीक है। और बाय चांस अगर आपको थोड़ी सी भी आहट हो डिफॉल्ट की, गो फॉर रैपिड एक्शन, यानी तुरंत अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करो। और साथ ही साथ दोस्तों देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परफॉर्मेंस गारंटी या इंश्योरेंस, वो आप इंश्योरेंस लेकर रखो, ठीक है। ये अब आपको याद करना पड़ेगा ना, कैसे याद रखना है, सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस करो, है ना, देख परख कर आप कस्टमर को उधार दो। अच्छा, किसी सिंगल कस्टमर को बड़ा उधार मत दो, उधार कितना देना है उसकी लिमिट बांध दो, और उस लिमिट को समय समय पर रिव्यू भी करो। अब इतना सब करने के बावजूद भी डूबत की नौबत आ जाए, रैपिड एक्शन लो, राइट। और फिर भी कुछ डूब जाए तो उसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी या इंश्योरेंस आप करवा के रखो। पॉलिटिकल रिस्क, और पॉलिटिकल रिस्क जनरली आप ऐसा मन में मान के चलना कि तब अराइज होगी जब हमारे देश की कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाकर व्यापार कर रही, मान लो चाइना में। अब हिंट कैसे मिलेगी कि यार पॉलिटिकल रिस्क आ सकती है, तो दोस्तों सबसे पहले पॉलिटिकल रैंकिंग्स होती है वो देखिए कि पॉलिटिकल रैंकिंग्स मतलब यहाँ के देश की जो पॉलिटिक्स है वो क्या इंटरनेशनल बिजनेसेस के फेवर में या हमेशा अगेंस्ट में रहती है। आप उस कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए, क्योंकि उस कंट्री की खुद की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बेकार रहेगी तो वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी तो पॉलिटिक्स वाले हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वहां की जो वर्तमान सरकार है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, मान लीजिए कि इंडिया में नरेंद्र मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, तो फिर यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कम होगी, हमारी पॉलिसीज फटाफट चेंज नहीं करेंगी, और फॉरेन बिजनेसेस को यहाँ पर बिजनेस करने में अच्छा लगेगा। और हमें एडवाइस लेनी चाहिए हमारे देश की जो एम्बेसीज है जो उस फॉरेन कंट्री में कि यार यहाँ पर आखिर अभी ताजा हालचाल क्या है। ओके इसके बाद दोस्तों यहां पर अब
कौन कौन सी एक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट ले और जिससे हमें पता चलता है ये रिस्क है। फॉर एग्जांपल वहां की सरकार ने आपको इंसिस्ट करा कि नहीं लोकल इन्वेस्टर्स ही लगेंगे और लोकल लेबर को ही आपको बढ़ावा देना है, मतलब वहां के देश की पॉलिटिक्स हमारे फेवर में, हमारे बिजनेसेस के फेवर में नहीं रहेगी। या उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ऑन द कन्वर्जन ऑफ करेंसी, या फिर रीपैट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, या फिर उन्होंने प्राइस फिक्स कर दी प्रोडक्ट की। सो इट गिव्स अस द हिंट कि यार ये एक्शन अगर सरकार ले रही है मतलब देयर इज अ पॉलिटिकल रिस्क। अब आप उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे बचेंगे? तो सिंपल, आप रॉ मटेरियल और लेबर उसी देश से प्रोक्योर करें। ऐसा करने से बाय चांस उन्होंने हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम करी तो उनके यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी और उनका रॉ मटेरियल उठाने वाले नहीं बचेंगे। आप दोस्तों वहां पर जॉइंट वेंचर कर लीजिए पार्टनर, राइट? या फिर आप वहीं से लोकल लेवल पर फाइनेंसिंग करें ताकि बाय चांस वो हमारा नुकसान करें तो उन्हीं लोगों से जो लोन हमने लिया वो हम डुबा कर आ जाएंगे। और आप पहले से ही नेगोशिएट कर लीजिए वहां की सरकार से, पहले से आप बात पक्की कर लीजिए, ठीक है? इंटरेस्ट रेट रिस्क दोस्तों आखिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आप ये ध्यान रख के चलना कि मेनली इंटरेस्ट रेट रिस्क मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और ये रहे वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज, डीमोनेटाइजेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट चेंजेस, ये सब इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। और इंटरेस्ट रेट रिस्क है या नहीं वो इनको देखकर हमें पता चलती है दोस्तों। इसके बाद वैसे इसको कैसे मिटिगेट करना वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज IRRM, ठीक है? करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क यानी कि अगर इंपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर हूं, या फॉरेन में लैंडिंग कर रखी है, बोरोइंग कर रखी है, तो करेंसी का फ्लक्चुएशन मुझे कैसे पता चलेगा? अगेन दोस्तों करेंसी का फ्लक्चुएशन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और आपके देश की सरकार पर डिपेंड करता है, बिकॉज गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है ये डिटरमाइन करने में कि करेंसी किस डायरेक्शन में जाएगी। सो करेंसी रिस्क डिपेंड्स ऑन, एक तो गवर्नमेंट की एक्शन और दूसरा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों अगर गवर्नमेंट ने कुछ हरकतें पटक दी, फॉर एग्जांपल ब्रेग्जिट नाम की चीज हुई थी, अगर ऐसा कुछ कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तो इससे इंपैक्ट आता है किस पर, करेंसी के रेट्स पर। या फिर दोस्तों कुछ नेचुरल कैलामिटीज हमारे देश में हो गई, या फिर वॉर हो गया, काउप हो गया, रिबेलियन हो गया, राइट, यानी तख्ता पलट हो गया, तो करेंसी पर लोगों का, विदेशी लोगों का भरोसा एकदम से उठ जाता है और करेंसी रिस्क आ जाती है। या फिर देश की सरकार बदल गई तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि यार एक बार नई सरकार आ जाए, अपनी नीतियां बता दे, फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, इन सब का इंपैक्ट देखते हैं किसमें, करेंसी रिस्क पर। और आपको ध्यान होगा अगर आपने फॉरेक्स चैप्टर पढ़ रखा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन रेट पैरिटी थ्योरम, तो उससे हमारी करेंसी के रेट्स डिटरमाइन होते हैं, ठीक है? ओके दोस्तों, अब इसके बाद ये थोड़ा सा पोर्शन और है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वार। तो फीचर्स ऑफ वार मतलब सिंपल, जो अभी हम वार का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होती थी। सो देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स, जैसे कि इसमें टाइम पीरियड यूज टू प्ले अ रोल, द कॉन्फिडेंस लेवल यूज टू प्ले अ रोल, और हम क्या पता करते थे, लॉस पता करते थे इन आइदर इन परसेंटेज और इन अमाउंट। ये एक स्टेटिस्टिकल मेथड होती है वार, इसमें टाइम होराइजन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, डेली वार, वीकली वार निकाल सकते हैं। इससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है कि क्या चांसेस हैं कि इतना लॉस होगा, और इसको यूज करके हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने गोल्डमैन सैक्स के ट्रेडर वाला एग्जाम्पल को यूज किया था। और इससे हम जेड स्कोर पता करते हैं, और जेड स्कोर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से तो क्या आ जाता है, हमारा वार आ जाता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वार के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों? वार के कॉन्सेप्ट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम मैक्सिमम लॉस निकाल सकते हैं ऑन अ पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोजीशन। हम इसको एज अ बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि बॉस इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए था, हम आपकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे अगेंस्ट द बेंचमार्क ऑफ द वार। हम एक इंडिविजुअल की लिमिट फिक्स कर सकते हैं जो कि फ्रंट ऑफिस या ट्रेजरी डिपार्टमेंट में डील कर रहा हो कि आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। हमने जैसे गोल्डमैन सैक्स वाले एग्जाम्पल में देखा था ना, हमने ट्रेडर की लिमिट फिक्स कर दी थी कि आपका मैक्सिमम लॉस आप इतना ही कर सकते हो, इससे बड़ा ऑर्डर ही नहीं जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करने में भी वार के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी पोजीशन साइज लेनी है, किस तरह के शेयर्स में पोजीशन साइज लेनी है। और एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट स्पेशली इन बैंक्स में भी वार का कॉन्सेप्ट काम में आता है। अब ये यहाँ कैसे काम में आता है वो एक्चुअली मैं IRRM चैप्टर के अंदर समझाता हूँ दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का रिविजन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सारा प्रैक्टिकल पोर्शन देखा, कॉन्सेप्ट देखा, हमने क्वेश्चन देखे और सारी की सारी थ्योरी देख ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक में जरा सी भी कंजूसी ना करें, लाइक करना तो वैसे ही आपके लिए फ्री है। लाइक के साथ साथ आप चाहें तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, लाइक के ठीक बाद आता है हाइप, आप प्लीज वो भी करें। अगर आप विद इन फर्स्ट 7 डेज इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप मेरा प्लीज साथ दीजिए।
आपका क्या कमेंट रहा है यहाँ पर मेरे पढ़ाने को लेकर, वो अगर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पढ़कर खुशी होगी। आपका सीधा कमेंट दोस्तों मैं ही पढ़ता हूँ। और एक बात, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एएफएम के लिए सबसे बेस्ट चैनल यही है दोस्तों इंडिया का। यहाँ पर 100% हम वो करवाते हैं जो टफ से टफ अटेम्प्ट आ जाए तो भी आप मजबूत बनकर उस अटेम्प्ट को अटेंड कर सकें। आपका अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों ये वीडियो आपने खुद ने देखा, आपको फायदा हुआ, आप अपने अच्छे दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू।